ड्रामा के स्टार्ट में हम मेल लीड लिन तुओ को देखते हैं जो कहता है, मुझे हमेशा लगता था कि मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा, लेकिन डेथ की वजह से सब कुछ बदल गया और अब मुझे अपनी लाइफ के लिए लड़ना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम फीमेल लीड आन जी को देखते हैं जो एक डंपलिंग शॉप पर काम कर रही है। लिन तुओ वहां आता है और उससे डंपलिंग्स खरीदता है। उसके जाने के बाद आन जी की फ्रेंड ही सिंधी शॉप पर आती है। उसने अभी अभी अपना दांत निकलवाया है और आंजी से कहती है, तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए, इससे तुम्हारा फेस ब्यूटीफुल दिखेगा। लेकिन आंजी कहती है, नहीं, मुझे अपने नए हाउस के लिए मनी सेव करना है। अपने क्राउड पर लिन तुओ खाना बना रहा होता है जब उसका एक फ्रेंड आता है और सजेस्ट करता है, चलो वेकेशन साथ में मेरे घर पर स्पेंड करते हैं। लिन तुओ मना कर देता है, कहता है, नहीं, मैं बस अपने रूम में ही रहूंगा। इसी बीच आंजी और ही सिंधी भी घर पर होती हैं। ही सिंधी आंजी से कहती है, आज कॉलेज में एक फुटबॉल मैच था और वहां हमारे कॉलेज के कुछ फॉर्मर स्टूडेंट्स भी थे। वो आंजी को फोटोज दिखाती है जिसमें आंजी लिन तुओ को पहचान लेती है और ही सिंधी से कहती है, ये लड़का आज मेरी शॉप पर डंपलिंग्स खरीदने आया था। अगले दिन लिन तुओ और आंजी दोनों एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं। इंटरव्यू के दौरान लिन तुओ को उसके डैड का कॉल आता है जो कहते हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लिन तुओ जवाब देता है, मैं इंटरव्यू के बाद आपसे मिलने आऊंगा। लेकिन उसके डैड कहते हैं, आने की जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगा। फिर वो कहते हैं, अपनी मॉम से बात करो, वो तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। लिन तुओ अपनी मॉम को मैसेज करता है, मैं वेकेशंस में इंटर्नशिप कर रहा हूँ, इसलिए घर नहीं आ पाऊंगा। इंटरव्यू के दौरान आंजी अपना फोन म्यूट करना भूल जाती है जो बार बार बजता रहता है। जब लिन तुओ ये नोटिस करता है तो वो खड़ा होता है और कहता है, मैं अपना फोन साइलेंट करना भूल गया था। इस वजह से लिन तुओ इंटरव्यू से डिस्क्वालीफाई हो जाता है। जब लिन तुओ बाहर आता है तो आंजी उसके पीछे आती है और कहती है, मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू। लिन तुओ उससे पूछता है, क्या तुमने भी अपना इंटरव्यू नहीं दिया? आंजी जवाब देती है, मेरी वजह से तुम डिस्क्वालीफाई हो गए, इसलिए मैंने भी अपना इंटरव्यू नहीं दिया। वो कंपनी से एक साथ निकलते हुए बातें करते रहते हैं। लिन तुओ सजेस्ट करता है, क्यों ना हम एक दूसरे को वीचैट पर ऐड कर लें। वो दोनों एक दूसरे को ऐड कर लेते हैं। आंजी फिर कहती है, तुमने मेरी हेल्प की, इसलिए मैं तुम्हें किसी दिन ट्रीट दूंगी। लिन तुओ जवाब देता है, अभी मील के लिए क्यों ना चले। वो खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। लिन तुओ आंजी से पूछता है, तुम डंपलिंग शॉप पर काम क्यों करती हो? वो जवाब देती है, मुझे पैसों की जरूरत है, इसलिए मैं वहां पार्ट टाइम काम करती हूँ। इसके अलावा मैं अपनी फ्रेंड के साथ लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू आइटम्स भी बेचती हूँ। आंजी फिर लिन तुओ से कहती है, मुझे अब निकलना होगा क्योंकि मुझे लाइव स्ट्रीम करनी है। जैसे ही वो जाने वाली होती है वो वेटर से बिल मांगती है। लिन तुओ उससे कहता है, मैंने पहले ही बिल पे कर दिया है। आंजी कहती है, ये ट्रीट मेरी तरफ से थी, मुझे बिल पे करना चाहिए था। लिन तुओ जवाब देता है, कोई बात नहीं। आंजी कहती है, नेक्स्ट टाइम मैं बिल पे करूंगी। बाद में लिन तुओ अपने ग्रैंडफादर से मिलने उनके घर जाता है। उसके ग्रैंडफादर उससे कहते हैं, जब तुम यहाँ हो तो अपनी मॉम और डैड के साथ भी कुछ टाइम स्पेंड करो। फिर लिन तुओ अपने ब्रदर को लेने चला जाता है। यहाँ आंजी अपने डैड के साथ जा रही होती है। जब उसका डैड पूछते हैं, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? वो जवाब देती है, नहीं डैड, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। इसी बीच लिन तुओ अपने ब्रदर लिन ये को लेने जाता है। लिन तुओ को देखकर उसका ब्रदर पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लिन तुओ जवाब देता है, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। उसका ब्रदर कहता है, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ कि तुम्हें मुझे लेने आना पड़े। फिर दोनों घर लौट आते हैं। लिन तुओ अपने ब्रदर से बात करना चाहता है लेकिन उसका ब्रदर कहता है, अगर तुम मुझे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कहने आए हो तो मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। उसी वक्त उनकी मदर उन्हें बाहर बुलाती है। लिन तुओ बाहर जाकर अपनी मॉम से कहता है, मुझे आपसे बात करनी है। तभी उसके डैड आ जाते हैं और पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लिन तुओ अपने डैड को बताता है, मैं ग्रैंडपा से मिलने आया था। फिर लिन तुओ अपने डैड से बात करता है और पूछता है, अगर लिन ये का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ तो क्या होगा? इस पर उसके डैड जवाब देते हैं, तो उसे एग्जाम्स रीटेक करने होंगे और किसी भी हालत में उसे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना ही होगा। इसी बीच आंजी लिन तुओ की वीचैट आईडी देख रही होती है और लिन तुओ अपने रूम में होता है जब उसकी मॉम उससे मिलने आती है। वो पूछती हैं, तुम अपने डैड से ये सब क्यों कह रहे थे? वो जवाब देता है, मैं लिनिये की तरफ से बोल रहा था, वो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहता, तो आप लोग उसे फोर्स क्यों कर रहे हैं? ये उसकी लाइफ है और ये उसका डिसीजन होना चाहिए। उसकी मॉम जवाब देती हैं, जब हमने तुम्हें मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कहा था तो तुमने मना कर दिया था और इसीलिए तुम्हारे डैड तुमसे बहुत नाराज थे। अब वो किसी भी कीमत पर लिन ये का एडमिशन मेडिकल कॉलेज में करवा कर रहेंगे। बाद में जब लिन तुओ शहर वापस लौट रहा होता है, आंजी उसे मैसेज करती है, तुम्हें कितना टाइम लगेगा? वो उसे बताता है, मैं 3 घंटे में पहुंच जाऊंगा। जब वो शहर पहुंचता है, आंजी उससे मिलती है और उसके लिए कॉफी लाती है। जब लिन तुओ कॉफी टेस्ट करता है तो वो कहता है, ये सच में बहुत अच्छी है। बाद में जब आंजी घर पहुंचती है तो वो अपने फोन पर एक गेम खेलती है और बहुत खुश होती है। उसके डैड और ही सिंधी ये नोटिस करते हैं और महसूस करते हैं कि कुछ तो हुआ होगा। फिर ही सिंधी आंजी के डैड को बताती है, थोड़ी देर पहले आंजी एक लड़के से मिली थी। तब आंजी के डैड उससे पूछते हैं, वो लड़का कौन है? आंजी जवाब देती है,
उसका नाम लिन तुओ है और वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है। दूसरी तरफ लिन तुओ का फ्रेंड भी उससे आंजी के बारे में पूछ रहा होता है। अगले दिन लिन तुओ और आंजी एक साथ इंटरव्यू के लिए जाते हैं। जब वो वहां पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जॉब के लिए सिर्फ एक पर्सन की जरूरत है। वो इंटरव्यूअर से पूछते हैं, हम दोनों को ये जॉब चाहिए, क्या आप हम दोनों को जॉब दे सकती हैं? महिला जवाब देती है, ठीक है, मैं तुम दोनों को हायर कर लूंगी, लेकिन सैलरी सिर्फ एक पर्सन की ही होगी। लिन तुओ इस पर सहमत हो जाता है। फिर जब वो लौट रहे होते हैं, लिन तुओ आंजी से कहता है, मैं डम्पलिंग्स बनाने में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। आंजी जवाब देती है, ये तो बहुत अच्छा है। बाद में लिन तुओ आंजी को उसके घर तक छोड़ने जाता है। जब वो उसके घर पहुंचते हैं, आंजी को छींक आ रही होती है। लिन तुओ कहता है, तुम्हें मेडिसिन लेनी चाहिए। जब आंजी मेडिसिन लाती है, लिन तुओ उसे तैयार करके देता है। फिर लिन तुओ उसके लिए पानी उबालता है। जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि अंजी सो गई है। वो उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल देता है। जब लिन तुओ उसका फीवर चेक कर रहा होता है, अंजी के डैड आ जाते हैं और पूछते हैं, तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लिन तुओ घबरा कर कहता है, मैं अंजी का बॉयफ्रेंड हूँ। ये सुनकर अंजी हैरान हो जाती है और लिन तुओ को देखती है। फिर अंजी के डैड उन दोनों से बात करते हैं और पूछते हैं, तुम दोनों कब से डेटिंग कर रहे हो? लिन तुओ जवाब देने के लिए खड़ा होता है, लेकिन अंजी के डैड कहते हैं, नहीं, बैठकर जवाब दो। लिन तुओ बैठ जाता है और कहता है, मैं अंजी का बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, लेकिन मैं उसका बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। फिर वो कहता है, मैं हमेशा उसका ख्याल रखूंगा और उसके साथ रहूंगा। बाद में अंजी लिन तुओ को बस स्टॉप तक ले जाती है और वो एक साथ बस का इंतजार करते हैं। लिन तुओ अंजी से कहता है, जब तुम घर पहुंचो तो फिर से अपनी मेडिसिन ले लेना। ये सुनकर अंजी बहुत खुश महसूस करती है और कहती है, क्या ये सब सच है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। लिन तुओ जवाब देता है, हाँ, ये सच है। अगले दिन अंजी डम्पलिंग शॉप पर काम कर रही होती है जब लिन तुओ आता है और कहता है, तुम इंटरव्यू के लिए जाओ, मैं तुम्हारे लिए डम्पलिंग्स बना दूंगा। अंजी इंटरव्यू के लिए चली जाती है और लिन तुओ डम्पलिंग्स बनाना शुरू कर देता है। जब अंजी अपने इंटरव्यू के बाद लौटती है तो वो देखती है कि लिन तुओ ने उसके लिए हार्ट शेप डम्पलिंग्स बनाए हैं। ये देखकर वो बहुत खुश महसूस करती है। हालांकि शॉप ओनर आ जाती है और कहती है, मेरी बेटी को बच्चा होने वाला है, इसलिए मैं उसकी देखभाल करने जा रही हूँ। मैं अब शॉप मैनेज नहीं कर सकती, इसलिए मैं इसे बंद कर रही हूँ। ये सुनकर लिन तुओ और अंजी दुखी हो जाते हैं। बाद में लिन तुओ बाहर निकलता है और उसे अपनी मॉम का कॉल आता है, जो उसे बताती हैं, तुम्हारे डैड ने लिन ये को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ना लेने पर बहुत डांटा, तब से लिन ये घर नहीं लौटा है। लिन तुओ उनसे कहता है, चिंता मत करो, मैं उसे कॉल करता हूँ। जब वो अपने ब्रदर को कॉल करने की कोशिश करता है तो लिन ये फोन नहीं उठाता। उसी वक्त अंजी आती है और पूछती है, क्या हुआ? लिन तुओ जवाब देता है, कुछ नहीं। बाद में अंजी अपने हार्ट शेप डम्पलिंग्स निकालती है, लेकिन देखती है कि उनका शेप खराब हो गया है। वो कहती है, मेरे डम्पलिंग्स खराब हो गए। लिन तुओ कहता है, कोई बात नहीं, मैं उन्हें फिर से बना दूंगा। फिर लिन तुओ अपने रूम में जाता है और अपने ब्रदर लिन ये को फिर से कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन लिन ये जवाब नहीं देता। इसी बीच अंजी की फ्रेंड ही सिन दी उसके घर आती है और कहती है, मुझे लगता है कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे चीट कर रहा है। अंजी ही सिन दी को एक लड़की की आईडी देती है और कहती है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड इस लड़की के साथ बहुत गेम्स खेलता है। ये देखकर ही सिन दी गुस्से में चली जाती है और कहती है, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। बाद में अंजी अपने घर पर होती है जब उसे एक पार्सल मिलता है। जब वो उसे खोलती है तो उसे अंदर एक मोबाइल फोन मिलता है। जब वो फोन को देखती है तो उसे पता चलता है कि लिन तुओ ने उसे ये गिफ्ट किया है। वो उसकी एक पिक्चर लेती है और लिन तुओ को भेजती है। फिर वो दोनों एक इंटरव्यू के लिए जाते हैं। इंटरव्यू के बाद वो एक कॉफी शॉप में बैठकर बात करते हैं। लिन तुओ कहता है, मुझे एक अच्छी जॉब चाहिए। अंजी जवाब देती है, मेरे लिए कोई भी जॉब ठीक है, मेरा गोल बस मनी कमाना और अपने नए हाउस को रेनोवेट करना है। बाद में अंजी की फ्रेंड उसके घर आती है और कहती है, मेरा मेरे बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया। फिर वो अंजी के डैड से पूछती है, क्या मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ रह सकती हूँ? अंजी के डैड जवाब देते हैं, बिल्कुल, ये तुम्हारा ही घर है, जब तक चाहो रहो। अगले दिन अंजी को एक कॉल आता है और उसे सुनने के बाद वो बहुत अपसेट हो जाती है। पता चलता है कि जिस आदमी को उसने हाउस के लिए मनी दिया था वो पैसे लेकर भाग गया। बाद में एक भीड़ इकट्ठा होती है और वो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, हमारे पैसे वापस दो। इन लोगों ने भी घर खरीदने के लिए मनी दिया था और कॉन्ट्रैक्टर उनके पैसे भी लेकर भाग गया था। अंजी और लिन तुओ भी वहां मौजूद होते हैं। अंजी लिन तुओ से पूछती है, मेरे पैसों का क्या होगा? लिन तुओ जवाब देता है, पुलिस ने भी कहा है कि वो डेवलपर से बात करेंगे। फिर अंजी कहती है, मैंने अपने डैड की सारी सेविंग्स इस हाउस की डाउन पेमेंट में इन्वेस्ट कर दी थी। मैं अपने डैड को कैसे बताऊंगी कि हमारी सारी सेविंग्स चली गई और हमें कुछ भी वापस नहीं मिलेगा? लिन तुओ उससे कहता है, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाद में लिन तुओ और अंजी बिल्डर से मिलने जाते हैं और अपने पैसे वापस मांगते हैं। बिल्डर कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारा सारा पैसा कॉन्ट्रैक्टर ने लिया है जो भाग गया। लिन तुओ जवाब देता है, तुमने कॉन्ट्रैक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था
हमने नहीं। अगर तुम हमारे पैसे वापस नहीं करते हो तो हम पुलिस को तुम्हारे खिलाफ एविडेंस देंगे। ये सुनकर बिल्डर डर जाता है। बाद में अंजी और लिंतुओ अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे होते हैं। अंजी कहती है, बिल्डर हमारे पैसे इतनी आसानी से वापस नहीं करेगा। फिर अंजी को एक कॉल आता है जिससे उसे पता चलता है कि उसके डैड हॉस्पिटल में है। अंजी अपने डैड को देखने हॉस्पिटल जाती है। पता चलता है कि उन्हें पता चल गया था कि कॉन्ट्रैक्टर सारा पैसा लेकर भाग गया है, जिससे उनकी हेल्थ बिगड़ गई और उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। अंजी अपने डैड से मिलती है और कहती है, चिंता मत करो, बिल्डर जल्दी पैसे लौटा देगा। उसी वक्त लिंतुओ भी वहां पहुंचता है और उसके डैड उससे पूछते हैं। लिंतुओ उन्हें यकीन दिलाता है, हाँ, बिल्डर जल्दी पैसे लौटा देगा। लिंतुओ फिर बाहर निकलता है और अपनी मॉम को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉल नहीं लगता। वो उन्हें एक मैसेज भेजता है, मुझे यहाँ एक जॉब मिल गई है और मैं एक घर रेंट पर ले रहा हूँ। इसके लिए मुझे कुछ मनी चाहिए, क्या आप मुझे कुछ भेज सकती हैं? इसी बीच अंजी अपने डैड को बताती है, डॉक्टर ने सर्जरी की सलाह दी है। उसके डैड कहते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अंजी जवाब देती है, नहीं, डॉक्टर ने कहा है कि आपकी सर्जरी जरूरी है। फिर अंजी अपनी फ्रेंड ही सिन ती को मनी मांगने के लिए कॉल करती है, लेकिन लिंतुओ आकर उसका कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। अंजी पूछती है, तुमने मेरा कॉल क्यों काटा? लिंतुओ जवाब देता है, ताकि तुम किसी से मनी ना मांगो। अंजी कहती है, मैं तुमसे मनी कैसे ले सकती हूँ? फिर लिंतुओ उसे अपने साथ ले जाता है। बाद में लिंतुओ अपने फ्रेंड के साथ कहीं जा रहा होता है। उसका फ्रेंड पूछता है, क्या तुमने रेंट के मनी अंजी के डैड की सर्जरी के लिए यूज कर लिए? अब तुम कहाँ रहोगे? लिंतुओ जवाब देता है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। उसका फ्रेंड जवाब देता है, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि मेरे साथ रहो, लेकिन तुमने मना कर दिया था। अंजी के डैड की सर्जरी के दौरान वो और लिंतुओ बाहर बैठे होते हैं। लिंतुओ को एक कॉल आता है और पता चलता है कि उसका ब्रदर आ गया है। लिंतुओ कहता है, मेरा ब्रदर यहाँ आया है। अंजी जवाब देती है, जाओ और अपने ब्रदर को ले आओ। लिंतुओ कहता है, ठीक है, मैं उसे लेने जाता हूँ, तुम यहाँ अंकल के साथ रहो, सर्जरी हो जाने पर मुझे कॉल करना। लिंतुओ फिर अपने ब्रदर लिन ये से मिलने जाता है। जब वो पहुंचता है तो वो देखता है कि लिन ये वहां बैठा है। लिंतुओ पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लिन ये जवाब देता है, मैं यहाँ एक एग्जाम देने आया हूँ। हैरान होकर लिंतुओ पूछता है, कैसा एग्जाम? लिन ये कहता है, मैं म्यूजिक पढ़ना चाहता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। लिंतुओ पूछता है, क्या तुम मेडिकल स्कूल में एडमिशन नहीं लोगे? लिन ये जवाब देता है, नहीं। फिर लिंतुओ लिन ये को उस जगह ले जाता है जहां वो रह रहा है। घर देखकर लिन ये पूछता है, क्या ये तुम्हारा ग्रुप है? लिंतुओ जवाब देता है, नहीं, ये एक फ्रेंड का घर है, मैं कुछ समय के लिए यहाँ रह रहा हूँ। लिन ये लिंतुओ से पूछता है, मॉम ने जो रेंट के लिए मनी दिए थे, तुमने उसका क्या किया? लिंतुओ जवाब देता है, तुम इस बारे में मॉम और डैड को नहीं बताओगे। लिन ये कहता है, ठीक है, तो तुम भी उन्हें मत बताना कि मैं यहाँ हूँ। लिंतुओ हैरान होकर कहता है, मैं ये कैसे छुपा सकता हूँ? लिन ये जल्दी से जवाब देता है, तो मैं मॉम और डैड को बता दूंगा कि तुमने उनके रेंट के पैसे खर्च कर दिए। लिंतुओ कहता है, ठीक है, और लिन ये कहता है, तुम मॉम और डैड को बता दो कि मैं यहाँ हूँ और कुछ दिनों के लिए तुम्हारे साथ रहूंगा। लिंतुओ सहमत हो जाता है और कहता है, ठीक है। उसी वक्त लिंतुओ को उसकी मॉम का कॉल आता है। लिंतुओ उन्हें बताता है, लिन ये मेरे साथ है और वो कुछ दिनों के लिए यहाँ रहेगा। बाद में लिंतुओ हॉस्पिटल में आनजी से मिलने जाता है और उसके डैड की सर्जरी के बारे में पूछता है। आनजी उसे बताती है, सर्जरी अच्छी तरह से हो गई। फिर आनजी पूछती है, क्या तुम्हारा ब्रदर घर से भाग गया था? लिंतुओ कहता है, वो आर्ट एकेडमी का एंट्रेंस एग्जाम देने आया था, लेकिन मॉम और डैड को नहीं बताया। फिर लिंतुओ घर जाकर अपने ब्रदर लिन ये से बात करता है। लिंतुओ उसे बताता है, तुम्हें इस बारे में मॉम और डैड से बात करनी चाहिए। लिन ये कहता है, वे मुझे म्यूजिक परस्यू नहीं करने देंगे। लिंतुओ उसे डांटता है, कहता है, ये इतना आसान नहीं है। लिन ये जवाब देता है, ये मेरा ड्रीम है और मैं इसे सच करके रहूंगा। अगले दिन जब लिन ये एग्जाम देकर बाहर आता है तो आनजी उसे लेने आती है। वो उससे पूछती है, तुम कौन हो? लिन ये जवाब देता है, मैं तुम्हारे भाई की गर्लफ्रेंड हूँ। आनजी फिर लिन ये को डंपलिंग शॉप ले जाती है और उसे काम करने के लिए कहती है, लेकिन लिन ये मना कर देता है। आनजी धमकी देती है, अगर तुम काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी मॉम को कॉल करूंगी और बताऊंगी कि तुम यहाँ क्यों हो। ये सुनकर लिन ये वहाँ काम करना शुरू कर देता है। उसी वक्त लिंतुओ आता है और उसकी पिक्चर्स लेने लगता है। लिन ये लिंतुओ से कहता है, मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड बिल्कुल पसंद नहीं है। लिंतुओ जवाब देता है, तुम्हें और ज्यादा रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। आनजी ये सब देखकर हंस रही होती है। बाद में लिंतुओ आनजी के डैड से मिलने हॉस्पिटल जाता है। वो कहते हैं, मैंने सुना है कि तुमने पूरी सर्जरी का खर्च उठाया। लिंतुओ जवाब देता है, कोई बात नहीं, मैं आपका फ्यूचर सन इन लॉ भी हूँ। आनजी के डैड फिर कहते हैं, मैं आनजी से कहूंगा कि वो तुम्हें सारे पैसे लौटा दे। लिंतुओ उन्हें ऐसा करने से रोकता है। इसी बीच लिन ये आनजी से मिलने लाइब्रेरी जाता है। वो म्यूजिक सुन रहा होता है,
लेकिन जब वो देखता है कि दूसरे स्टूडेंट्स एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वो अपनी किताबें निकालता है और पढ़ना शुरू कर देता है। आनजी उसे पढ़ते हुए देखती है और उसकी एक पिक्चर लेकर लिन तुओ को भेज देती है। जब लिन तुओ की मॉम को पिक्चर मिलती है तो वो बहुत खुश होती हैं। वो लिन तुओ से पूछती हैं, मैं इस वीकेंड तुम्हारे लिए क्या बनाऊं? लिन तुओ उन्हें अपनी फेवरेट डिश बताता है। बाद में लिन तुओ और लिन ये अपने ग्रैंडफादर के घर उनसे मिलने जाते हैं। लिन तुओ उनके लिए एक चेयर लाता है। ग्रैंडफादर चेयर देखकर बहुत खुश होते हैं। वो फिर लिन ये से कहते हैं, तुम यहाँ से भागकर वहां चले गए। लिन ये जवाब देता है, मैं भागा नहीं था, मैं बस रिलैक्स करने गया था। लिन तो फिर उन्हें एक बॉक्स देता है और कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड ने ये पेस्ट्रीज आपके लिए भेजी हैं। ग्रैंडफादर कहते हैं, तुम्हें उसे अच्छे से ट्रीट करना चाहिए क्योंकि वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखती है। उस रात वो घर लौटते हैं। लिन ये के डैड उसे डांटते हैं, कहते हैं दूसरे बच्चे स्ट्रेस के बावजूद पढ़ रहे हैं और वो अकेला है जो इसे हैंडल नहीं कर सकता। लिन ये जवाब देता है, मैंने आपकी बात मानी और एक टॉप हाई स्कूल में एडमिशन लिया, एक्स्ट्रा क्लासेस ली और सिंगिंग भी छोड़ दी। मैं दिन में सिर्फ 5 घंटे सोता हूँ और मुझे आप लोगों के कहने पर ज्यादा खाना खाना पड़ता है। क्या मैं एक रोबोट हूँ जो आपकी कमांड्स के हिसाब से अपनी लाइफ जिए? डैड गुस्से में कहते हैं, तुम कैसे बात कर रहे हो? लिन ये जवाब देता है, मैं अपनी लाइफ अपनी शर्तों पर जीना चाहता हूँ। ये कहकर वो अपने रूम में चला जाता है। डैड उसे मारने के लिए उसके पीछे जाने की कोशिश करते हैं लेकिन लिन तुओ उन्हें रोक लेता है। गुस्से में डैड लिन तुओ से कहते हैं, आज से तुम अपने सारे खर्चे खुद उठाओगे, मेरे पास मनी मांगने मत आना। फिर वो लिन ये से कहते हैं, अगर तुम इस साल अपने एग्जाम्स पास नहीं करते हो तो तुम्हें उन्हें रेटक करना होगा। इसी बीच एनजी के डैड डिस्चार्ज होकर घर आ जाते हैं। अगली सुबह ब्रेकफास्ट के दौरान लिन तुओ अपनी मॉम से बात करने और उन्हें समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं सुनती। फिर लिन तुओ अपने ग्रैंडफादर के साथ वॉक पर जाता है। ग्रैंडफादर कहते हैं, मैं जानता हूं कि लिन ये म्यूजिक पढ़ना चाहता है। पेरेंट्स अपने बच्चों का फ्यूचर बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो ये नहीं समझते कि बच्चों की अपनी इच्छाएं होती हैं और उन्होंने भी अपने फ्यूचर के बारे में सोचा होता है। लिन तुओ फिर लिन ये के पास जाता है और कहता है, मैंने आज सुबह मॉम से बात की लेकिन ये बेकार है, वो नहीं सुनेंगे। लिन तुओ को अपने ब्रदर के लिए बुरा लगता है। बाद में लिन तुओ वापस जाकर एनजी को बताता है, ग्रैंडपा तुम्हारे गिफ्ट्स के लिए थैंक यू कह रहे थे। फिर वो बात करते हैं और घर लौटते हैं। अगले दिन लिन तुओ और उसके फ्रेंड्स एक फुटबॉल मैच के लिए तैयार होते हैं। फिर लिन तुओ मैच के लिए फुटबॉल ग्राउंड पर पहुंचता है। एनजी भी वहां मैच देखने आती है। लिन तुओ उससे मिलता है और उसे बताता है, मेरा सीनियर जियांग चू कंपनी के डिजाइन और मीडिया डिपार्टमेंट्स में हायरिंग कर रहा है। लिन तुओ कहता है, मैंने कंपनी में सबमिट करने के लिए हम दोनों के सीवीज उन्हें दे दिए हैं। ये सुनकर एनजी खुश हो जाती है। मैच फिर शुरू होता है और गेम के दौरान लिन तुओ गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है। सब उसे चेक करने के लिए दौड़ते हैं लेकिन वो कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ और मैच खेलना जारी रखता है। मैच के बाद लिन तुओ और उसके फ्रेंड्स एनजी के साथ डिनर करते हैं। डिनर के दौरान एनजी लिन तुओ से पूछती है, क्या तुमने अपने सीनियर जियांग को हमारे रिलेशनशिप के बारे में बताया? वो जवाब देता है, नहीं मैंने उसे नहीं बताया। एनजी फिर कहती है, उसे मत बताना। लिन तुओ पूछता है, लेकिन क्यों? एनजी जवाब देती है, कंपनी में ऑफिस रोमांस अलाउ नहीं है। अगर उन्हें पता चल गया कि हम रिलेशनशिप में हैं तो हमें जॉब नहीं मिलेगी। डिनर के बाद आनजी घर आती है और लिन तुओ के घावों पर मेडिसिन लगाती है। उसी वक्त लिन तुओ को जियांग का एक वॉइस मैसेज मिलता है जो कहता है, मैंने तुम दोनों के सीवी सबमिट कर दिए हैं और कल तुम्हारा इंटरव्यू होगा। ये सुनकर लिन तुओ और आनजी दोनों बहुत खुश होते हैं। अगली सुबह लिन तुओ और आनजी अपने इंटरव्यू के लिए पहुंचते हैं। जियांग उनके लिए कॉफी लाता है और कहता है, मेरी अभी एक मीटिंग है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। फिर सीनियर चला जाता है। अगले दिन आनजी एक कैफे में लिन तुओ का इंतजार कर रही होती है। जब लिन तुओ पहुंचता है तो वो कहता है, मैं आज बहुत खुश हूँ। आनजी पूछती है, क्या हुआ? वो कहता है, मुझे कंपनी ने सेकंड इंटरव्यू के लिए बुलाया है। ये सुनकर आनजी बहुत खुश होती है। फिर लिन तुओ आनजी से पूछता है, क्या तुम्हें कोई मैसेज मिला? वो जवाब देती है, मुझे कोई मैसेज नहीं मिला। अगले दिन लिन तुओ इंटरव्यू के लिए जाता है लेकिन बॉस हुआंग शाओ लू एक मीटिंग में बिजी होती हैं। लिन तुओ ऑफिस में इधर उधर देखने लगता है। फिर वो लोगों की हेल्प करने लगता है। जब हुआंग फ्री होती हैं तो वो उसे इंटरव्यू के लिए बुलाती हैं। जब वो उनसे मिलता है तो वो कहती हैं, हम तुम्हें 6 महीने के लिए हायर करेंगे। अगर तुम्हारी रिपोर्ट अच्छी रही तो हम तुम्हें परमानेंटली रख लेंगे। फिर वो मिस्टर वे को बुलाती हैं और कहती हैं, आज से लिन तुओ तुम्हारे साथ काम करेगा। बाहर लिन तुओ आनजी को बताता है, मुझे जॉब मिल गई। ये सुनकर आनजी बहुत खुश हो जाती है और फिर वो एक दूसरे को हक करते हैं। फिर लिन तुओ आनजी को कंपनी का स्टोर दिखाने ले जाता है जहां वो बहुत सारी चीजें देखते हैं। जब वो मिस्टर वे की फोटो देखते हैं, आनजी पूछती है, ये कौन है? लिन तुओ कहता है, मैं इनके अंडर काम करूंगा। फिर आनजी कहती है, एक दिन तुम्हारी फोटो भी यहाँ लगेगी।
अगले दिन लिन तुओ ऑफिस जाता है जहां वो एक लेडी से मिलता है। वो लेडी उसे ऑफिस का टूर कराती है। फिर लिन तुओ मिस्टर वे के पास जाता है और अपना फॉर्म सबमिट करता है। वे उसे कुछ रूल्स बताते हैं और कहते हैं तुम्हें ऑफिस टाइम पर आना होगा और तुम्हें दिया गया कोई भी टास्क टाइम पर पूरा करना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं तुम्हें किसी भी टाइम फायर कर सकता हूँ। लिन तुओ जवाब देता है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। फिर मिस्टर वे उसके फॉर्म पर साइन कर देते हैं। बाद में मिस्टर वी मीटिंग रूम में होते हैं और लिन तुओ से कहते हैं खड़े हो जाओ और अपना इंट्रोडक्शन दो। लिन तुओ सबको अपना इंट्रोडक्शन देता है। फिर वे उससे कहते हैं तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए अब से तुम इन लोगों के साथ काम करोगे। उसके बाद लिन तुओ कभी फोटोकॉपिंग करता है और कभी सबके लिए कॉफी बनाता है। फिर मिस्टर वे लिन तुओ को एक फाइल भेजते हैं और लिन तुओ पूछता है मुझे ये फाइल किस ग्रुप में भेजनी चाहिए। मिस्टर वे गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं क्या मुझे ये सब तुम्हें बताना पड़ेगा। फिर वो चले जाते हैं। दूसरे लोग लिन तुओ को बताते हैं कि मिस्टर वे ऐसे ही बात करते हैं और धीरे धीरे उसे आदत हो जाएगी। इसी बीच आंजी लिन तुओ के लिए जन्मदिन की केक बनाती है और उसे ऑफिस ले आती है। जब वो पहुंचती है तो वो देखती है कि मिस्टर वी लिन तुओ को बहुत डांट रहे हैं। ये उसे बहुत दुखी करता है। मिस्टर वे कहते हैं जब तक तुम अपना काम खत्म नहीं कर लेते तुम घर नहीं जाओगे। फिर सब चले जाते हैं लेकिन लिन तुओ अभी भी काम कर रहा होता है। उस वक्त जियांग उसकी हेल्प करने आता है। जब लिन तुओ अपना काम खत्म कर लेता है तो वो जियांग के साथ डिनर करने जाता है। अंजी लाइब्रेरी में लिन तुओ का इंतजार कर रही होती है। फिर लिन तुओ उसे कॉल करता है और कहता है मैंने अपना काम खत्म कर लिया है और अब मैं जियांग के साथ डिनर करने जा रहा हूँ। लिन तुओ उससे कहता है अगर तुम्हारा काम भी हो गया है तो तुम आकर हमें ज्वाइन कर सकती हो। अंजी मना कर देती है। फिर अंजी की तबीयत ठीक नहीं लगती इसलिए वो घर चली जाती है। इसी बीच लिन तुओ डिनर कर रहा होता है। जब उसे पता चलता है कि अंजी की तबीयत ठीक नहीं है वो उसे देखने उसके घर जाता है, उसका फीवर चेक करता है और फिर उसके लिए मेडिसिन लाता है। वो कहता है मैं ऑफिस में इतना बिजी था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखना ही भूल गया। अंजी कहती है कोई बात नहीं। फिर वो उससे अपनी आंखें बंद करने के लिए कहती है। जब वो अपनी आंखें बंद करता है अंजी केक लाती है और हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाना शुरू कर देती है। वो अपनी आंखें खोलता है और बहुत खुश होता है। अंजी उससे एक विश मांगने के लिए कहती है और वो करता है। फिर वो एक साथ केक काटते हैं और बातें करने लगते हैं। फिर लिन तुओ कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं एक अच्छा डिजाइनर बन सकता हूँ। अंजी कहती है तुम्हें ऑफिस में डांट पड़ी इसीलिए तुम ऐसा सोच रहे हो, लेकिन तुम एक बहुत अच्छे डिजाइनर बनोगे। एक दिन तुम्हारी फोटोज एक शॉपिंग मॉल में होंगी और तुम्हारे आइटम्स वहां डिस्प्ले होंगे। अगले दिन ऑफिस में लिन तुओ को मिस्टर वे डांट रहे होते हैं। वो पूछते हैं क्या तुमने कल जो काम मैंने दिया था वो पूरा किया। लिन तुओ जवाब देता है मैंने उसे पूरा नहीं किया। मुझे नहीं पता था कि उसे कैसे करना है। मैंने दूसरों से पूछा लेकिन किसी ने मुझे गाइड नहीं किया। मिस्टर वे फिर उससे कहते हैं तुम्हें अपना काम खुद करना होगा, कोई तुम्हें गाइड करने नहीं आएगा। लिन तुओ फिर कहता है जब से मैं इस ऑफिस में आया हूँ मैं यहाँ डिजाइनर बनने आया था, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ कॉफी बनाता हूँ और छोटे मोटे काम करता हूँ। मैं ऐसे डिजाइनर कैसे बन सकता हूँ। वो ये भी कहता है ये मेरी पहली जॉब है इसलिए मेरे पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। क्या मुझे एक्सपीरियंस गेन करने के लिए कुछ टाइम मिल सकता है। मिस्टर वे फिर गुस्से में उसके पास आते हैं और कहते हैं तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे टैलेंट की वैल्यू नहीं करता, लेकिन यहाँ कोई तुम्हें सिखाने नहीं आएगा, तुम्हें सब कुछ खुद ही करना होगा। जल्दी जाओ और काम पूरा करो। अगर तुम इस कंपनी में रहना चाहते हो तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहता हूँ, वरना मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। ये सुनकर लिन तुओ अपोलोजाइज करता है और फिर चला जाता है। वो बाहर निकलता है, बहुत गुस्से में महसूस करता है और चिल्लाने लगता है। उसी वक्त हुआंग आ जाती हैं। हुआंग को देखकर लिन तुओ शांत हो जाता है। हुआंग फिर उसे बताती हैं कंपनी में इंटरव्यूज के लिए बहुत से लोग आते हैं लेकिन हम सिर्फ 3 को सिलेक्ट करते हैं और हमने तुम्हें सिलेक्ट किया है। वो फिर लिन तुओ को बताती हैं असल में हमने तुम्हें सेलेक्ट नहीं किया था, बल्कि मिस्टर वे ने तुम्हारी ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट चेयर देखकर तुम्हें सेलेक्ट किया था। ये सुनकर लिन तुओ हैरान हो जाता है। फिर वो अपने काम पर फोकस करता है। उस रात जब सब ऑफिस से चले जाते हैं वो पीछे रुकता है और ओवर टाइम काम करता है। मिस्टर वे ये नोटिस करते हैं। अगली सुबह जब मिस्टर वे ऑफिस आते हैं तो वो देखते हैं कि लिन तुओ उनसे पहले ही वहां काम कर रहा है। वो उसके पास जाते हैं और पूछते हैं क्या तुम कल रात घर नहीं गए थे। लिन तुओ जवाब देता है मैं गया था लेकिन मैं सुबह जल्दी आ गया। फिर मिस्टर वे सबको एक मीटिंग के बारे में सूचित करते हैं और लिन तुओ से कहते हैं तुम्हें भी इस मीटिंग में शामिल होना चाहिए। मीटिंग शुरू होती है और मिस हान एक डिजाइन प्रस्तुत करती हैं। सब डिजाइन के बारे में अपनी राय दे रहे होते हैं। जब लिन तुओ से पूछा जाता है वो इसके बारे में क्या सोचता है तो वो अपनी ओपिनियन शेयर करता है जो सबको पसंद आती है। हालांकि मिस हान को ये पसंद नहीं आता। लिन तुओ फिर मिस्टर वे से कहता है मैं मिस हान से अपोलोजाइज करेगा, लेकिन मिस्टर वे कहते हैं तुम्हें अपोलोजाइज करने की जरूरत नहीं है, जाओ अपना काम करो।
लिन तुओ काम करना जारी रखता है और फिर हुआंग उसे इन्फॉर्म करती हैं, मिस हान का डिजाइन रिजेक्ट हो गया है। लिन तुओ ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। बाद में लिन तुओ आंजी के घर उसके साथ डिनर करने आता है। जब वो खा रहे होते हैं, आंजी को एक कॉल आता है। कॉल सुनने के बाद आंजी अपने फादर को बताती है, एक रियल एस्टेट कंपनी ने कॉम्प्लेक्स को टेक ओवर कर लिया है और अब वो उसे सर्विस अपार्टमेंट्स में बदल देंगे, इसलिए उन्हें उनका पैसा वापस मिल जाएगा। उसके फादर ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। अगले दिन आंजी ऑफिस में लिन तुओ से मिलने आती है और उसे बताती है, मुझे मेरा मनी वापस मिल गया और मैं आज बहुत खुश हूँ। फिर आंजी लिन तुओ को ये भी बताती है, मैंने सर्जरी के पैसे तुम्हें लौटा दिए हैं। लिन तुओ जवाब देता है, इसकी जरूरत नहीं थी। आंजी कहती है, तुम्हें मेरे फादर की सर्जरी के लिए मनी नहीं देना चाहिए था, लेकिन जब मेरी सर्जरी होगी तो तुम उसके लिए पे करोगे। ये सुनकर लिन तुओ उससे इस तरह बात करने से मना कर देता है। फिर लिन तुओ उसे बताता है, मुझे भी एक नया अपार्टमेंट मिला है और अब मुझे उसमें मूव होना है। रात में आंजी सारा मनी अपने डैड को वापस दे देती है और कहती है, इस मनी से वो अब एक नया हाउस खरीद सकते हैं। उसके डैड जवाब देते हैं, नहीं, अब हम नया हाउस नहीं खरीदेंगे। जब तुम्हारी फ्यूचर में शादी हो जाएगी तो मुझे नए हाउस की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आंजी के डैड उससे कहते हैं, इस मनी का यूज अपना केक और कॉफी शॉप खोलने के लिए करो। अगले दिन जब लिन तुओ ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है कि उसे परमानेंट कर दिया गया है। वो बहुत खुश होता है। वो फिर मिस्टर वे से मिलने जाता है और उन्हें थैंक यू कहता है। मिस्टर वे उसे अगले महीने के लिए एक प्रपोजल देते हैं और उसे अपना काम टाइम पर पूरा करने के लिए कहते हैं। लिन तुओ जवाब देता है, मैं अपना काम टाइम पर पूरा कर लूंगा। बाद में लिन तुओ बाहर निकलता है और अपनी खुशी सेलिब्रेट करता है। मिस्टर वे उसे देखते हैं और खुश होते हैं। अगले दिन लिन तुओ और आंजी लिन तुओ के नए हाउस जाते हैं, अपना सामान साथ लेकर। सब कुछ सेटअप करने के बाद वो बेड पर रेस्ट करते हैं। लिन तुओ कहता है, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे इसके लिए एक रिवॉर्ड मिलना चाहिए। आंजी उसे फेस पर किस करती है। लिन तुओ कहता है, बस इतना ही। फिर वो उसे किस करने लगता है। अगले दिन लिन तुओ ऑफिस में काम कर रहा होता है और आंजी अपनी फ्रेंड के साथ एक नया शॉप खोलने की प्लानिंग कर रही होती है। इसी बीच जब लिन तुओ ऑफिस में काम कर रहा होता है तो उसका पेन फ्लोर पर गिर जाता है। जब वो उसे उठाने की कोशिश करता है तो वो पाता है कि वो उसे उठा नहीं पा रहा है। 2-3 बार कोशिश करने के बाद भी जब वो उसे नहीं उठा पाता तो वो बहुत परेशान हो जाता है। फिर आंजी और हेजिंदी लिन तुओ के घर आती हैं और वो अपना शॉप खोलने के लिए जगह ढूंढ रही होती हैं। लिन तुओ भी उनकी हेल्प कर रहा होता है। जब वो बात कर रहे होते हैं, लिन तुओ का फ्रेंड चैन आ जाता है। वो उन्हें बताता है, मेरे डैड ने मुझे पीटा, इसलिए मैं अपना घर छोड़कर आ गया हूँ। बाद में आंजी और लिन तुओ एक साथ डिनर कर रहे होते हैं। जब लिन तुओ कहता है, इस वीकेंड में तुम्हें अपनी मॉम और डैड से मिलाने ले जाऊंगा। फिर जब आंजी लिन तुओ के घर पर होती है तो वो उसकी मेडिसिन नोटिस करती है। वो उससे पूछती है, तुम ये मेडिसिन क्यों ले रहे हो? लिन तुओ जवाब देता है, बहुत ज्यादा ड्राइंग करने की वजह से मेरे हाथों के मसल्स कमजोर हो गए हैं, इसलिए मैं ये मेडिसिन ले रहा हूँ। बाद में जब लिन तुओ आंजी को बेडरूम में ले जा रहा होता है, लिन तुओ का फ्रेंड चैन आ जाता है। आंजी उससे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो जवाब देता है, मैं भी यहाँ लिन तुओ के साथ रहता हूँ। फिर आंजी के डैड लिन तुओ की मॉम, डैड और ग्रैंडफादर के साथ गिफ्ट्स पैक करते हैं। अगले दिन लिन तुओ आंजी को अपनी मॉम से मिलाने अपने घर ले जाता है। लिन तुओ की मॉम कहती हैं, लिन तुओ ने हमें तुम्हारे बारे में बताया था। फिर लिन तुओ उन्हें एक बैग देता है और कहता है, ये आपके लिए गिफ्ट्स हैं जो आंजी के डैड ने भेजे हैं। लिन तुओ की मॉम आंजी को थैंक यू कहती हैं और हॉस्पिटल के लिए निकल जाती हैं। फिर लिन ये आ जाता है। लिन तुओ उससे पूछता है, डैड कहाँ है? लिन ये जवाब देता है, डैड घर पर नहीं है। फिर लिन तुओ आंजी को अपने रूम में ले जाता है। आंजी उसके रूम में चारों ओर देखती है और कहती है, तुम एक बहुत अच्छे डिजाइनर हो। बाद में लिन तुओ और आंजी उसके ग्रैंडफादर से मिलने जाते हैं। आंजी ग्रैंडफादर से मिलकर बहुत खुश होती है। लिन तुओ अपने ग्रैंडफादर को बताता है, आंजी को उनकी ड्राइंग्स बहुत पसंद आईं। ग्रैंडफादर आंजी के लिए कुछ ड्राइंग्स बनाते हैं जो उसे बहुत पसंद आती हैं। बाद में शाम को सब डिनर कर रहे होते हैं और लिन तुओ की मॉम और डैड आंजी से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछते हैं। आंजी उन्हें बताती है, मेरी मॉम की डेथ हो गई थी जब मैं छोटी थी और मेरे डैड टैक्सी चलाते हैं। फिर वो उससे पूछते हैं, तुम क्या करती हो? आंजी कहती है, मैं अपना कॉफी शॉप खोल रही हूँ। फिर ग्रैंडफादर लिन तुओ और आंजी को अपने पास रख लेते हैं। बाद में जब लिन तुओ की मॉम और डैड जा रहे होते हैं तो वो बात करते हैं कि कैसे आंजी के डैड टैक्सी चलाते हैं और उनके पास कोई जॉब नहीं है। वो कहते हैं वो लिन तुओ के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है। इसी बीच आंजी और लिन तुओ बर्तन धो रहे होते हैं और आंजी लिन तुओ से कहती है, मुझे लगता है कि तुम्हारी मॉम और डैड को लगता है कि मैं तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं हूँ। लिन तुओ जवाब देता है, ऐसा नहीं है। अगले दिन जब वो जा रहे होते हैं, ग्रैंडफादर उन्हें गिफ्ट्स के तौर पर की चेन्स देते हैं
जिन पर दोनों के नाम लिखे होते हैं। फिर जब लिन तुओ ऑफिस जाता है तो वो बहुत लेट हो जाता है, इसलिए वो एलिवेटर का इंतजार नहीं करता और सीढ़ियों से जाने लगता है। अचानक वो सीढ़ियों से गिर जाता है और फिर वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर को बताता है, हाल ही में मुझे अपने हाथों और पैरों में कोई ताकत महसूस नहीं होती, कभी कभी मेरे हाथ और पैर काम नहीं करते। डॉक्टर उसे कुछ टेस्ट करवाने के लिए कहते हैं। जब लिन तुओ घर लौटता है तो वो इंटरनेट पर अपनी कंडीशन के बारे में सर्च करता है। उसे पता चलता है इस डिजीज के पेशेंट्स 5 से 7 साल के अंदर मर जाते हैं। लिन तुओ सोचता है, मुझे तो आसानी से फीवर भी नहीं होता, तो मुझे इतनी डेंजरस डिजीज कैसे हो सकती है। जब आंजी को पता चलता है कि लिन तुओ को चोट लगी है तो वो तुरंत उसके घर आती है। वो उससे पूछती है, चोट कैसे लगी, और लिन तुओ उसे बताता है, मैं सीढ़ियों से नीचे जा रहा था और मैं गिर गया। फिर अंजी को अपने कॉफी शॉप के लिए एक जगह मिल जाती है और वो वहाँ काम शुरू कर देते हैं। लिन तुओ एक चेयर बना रहा होता है और लकड़ी का एक टुकड़ा उठाते समय वो अचानक उसके हाथ से गिर जाता है। उसी वक्त अंजी चेक करने आती है और देखती है कि उसके हाथ में कट लग गया है। वो उस पर मेडिसिन लगाती है। फिर लिन तुओ डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसके हाथ को देखते हैं और उसे ब्लड टेस्ट करवाने के लिए कहते हैं। जब अंजी का कॉफी शॉप पूरा हो जाता है तो वो सब एक साथ एंजॉय करते हैं। अगले दिन अंजी का शॉप पूरी तरह से खुल जाता है और उन्होंने उसे बहुत अच्छे से डेकोरेट किया होता है। सब बहुत खुश होते हैं और सेल्फीज लेते हैं। फिर अंजी कॉफी बनाना शुरू करती है और लिन तुओ का फ्रेंड चैन वेटर का काम करता है। जब लिन तुओ ऑफिस आता है तो वो अपने साथ अंजी की बनाई कॉफी लाता है और ऑफिस में सबको टेस्ट कराता है। जब मिस्टर वे इसे टेस्ट करते हैं तो वो कहते हैं, ये बहुत अच्छी है। अगले दिन लिन तुओ अंजी का बनाया हुआ केक और कॉफी मिस्टर वे के रूम में छोड़ देता है। जब मिस्टर वे अंदर आते हैं तो वो उसे देखते हैं और खाना शुरू कर देते हैं। उसी वक्त हुआंग आती हैं और मिस्टर वे को बताती हैं, मिस हान का एक प्रोजेक्ट है जो आप सब करेंगे। मिस्टर वे मना कर देते हैं और कहते हैं, ये मिस हान का प्रोजेक्ट है, हम इसे कैसे कर सकते हैं। वो ये भी कहते हैं, मेरे सारे असिस्टेंट्स बिजी हैं, कोई फ्री नहीं है। हुआंग फिर कहती हैं, हम इसे लिन तुओ को देंगे, वो इसे कर लेगा। फिर मिस्टर वे लिन तुओ के पास जाते हैं और उसे इस प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं। लिन तुओ ये जानकर बहुत खुश होता है कि ये पहला प्रोजेक्ट है जो उसे मिला है और वो इसे अकेले करेगा। उसके बाद मिस्टर वे और उनकी पूरी टीम लिन तुओ के साथ अंजी के कैफे में कॉफी पीने जाते हैं। वहां वो अंजी से मिलते हैं। जब वो अंजी का कैफे देखते हैं तो वो लिन तुओ से पूछते हैं, ये सारा काम किसने किया। लिन तुओ जवाब देता है, ये सब मैंने खुद किया है। फिर सब लिन तुओ से बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। फिर अंजी कॉफी लेकर आती है और सब उसे पीते हैं। सबके जाने के बाद लिन तुओ उसकी मसाज करने लगता है और कहता है, तुमने बहुत काम किया है। फिर वो उसे अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में बताता है। अंजी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और उसे उसके फेस पर किस करती है। बाद में रात में जब अंजी और लिन तुओ कैफे बंद करके जा रहे होते हैं तो भारी बारिश हो रही होती है। लिन तुओ अंजी से पूछता है, क्या तुम्हारे हाथ ठंडे हैं। अंजी कहती है, हाँ। तो लिन तुओ उसका हाथ अपनी पॉकेट में डाल लेता है और फिर वो चले जाते हैं। उसी वक्त जियांग दूर से खड़ा होकर उन्हें देख रहा होता है। वो बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि जियांग अंजी को पसंद करता था और उन्हें एक साथ देखकर वो बहुत अपसेट हो जाता है। फिर लिन तुओ ऑफिस में सबको अपना प्रोजेक्ट दिखाता है और सब उसके प्रोजेक्ट से बहुत खुश होते हैं और उसके लिए क्लैप करते हैं। फिर मिस्टर वे आते हैं और लिन तुओ को बताते हैं, जो प्रोजेक्ट तुमने बनाया है वो सिलेक्ट हो गया है। ये सुनकर लिन तुओ बहुत खुश हो जाता है। बाद में उस रात लिन तुओ अपनी रिपोर्ट देख रहा होता है और ये देखकर बहुत अपसेट हो जाता है कि उसे इतनी डेंजरस डिजीज है। अगले दिन जब लिन तुओ ऑफिस में अपना प्रोजेक्ट तैयार कर रहा होता है तो काम करते समय उसके हाथों में बहुत दर्द हो रहा होता है। फिर वो अंजी से मिलता है और अंजी उसके हाथों की मसाज करती है। तभी लिन तुओ को ऑफिस से एक कॉल आता है और वो ऑफिस चला जाता है। ऑफिस में मिस्टर वी और दूसरे लोग लिन तुओ की बनाई हुई यूनिक टेबल देखते हैं और वो बहुत खुश होते हैं। फिर मिस्टर वी लिन तुओ की एक पिक्चर लेते हैं और उसे अपने स्टोर की दीवार पर लगा देते हैं। अगले दिन लिन तुओ आंजी को स्टोर ले जाता है और उसे पिक्चर दिखाता है। आंजी उसे देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, तुम एक हीरो जैसे लग रहे हो। फिर वो उसकी बनाई टेबल की तारीफ करती है और उसे खरीद लेती है। बाद में जब लिन तुओ ऑफिस में काम कर रहा होता है और कुछ पेपर्स ले जा रहा होता है तो सब कुछ उसके हाथों से गिर जाता है। फिर वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर लिन तुओ को चेक करते हैं और उसे 1 हफ्ते के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए कहते हैं। फिर लिन तुओ मिस्टर वी के पास जाता है और 1 हफ्ते की छुट्टी मांगता है। वो कहता है, मुझे अपने होम टाउन वापस जाना है, एक जरूरी मामला है। मिस्टर वी उसकी लीव अप्रूव कर देते हैं। फिर लिन तुओ आंजी के कैफे जाता है जहां वो कप्स साफ कर रही होती हैं। उसी समय लिन तुओ आंजी को बताता है, मेरा एक फ्रेंड अब्रॉड से आया है और उसकी शादी हो रही है, इसलिए मुझे 1 हफ्ते के लिए जाना है। आंजी कहती है, ठीक है। जब लिन तुओ कप्स रख रहा होता है
तो एक कप उसके हाथ से गिरकर टूट जाता है। फिर आंजी कैफे में अपना काम खत्म करती है। बाद में लिन तुओ और आंजी एक मूवी देखने जाते हैं और फिर कुछ शॉपिंग करते हैं। अगले दिन लिन तुओ हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। डॉक्टर्स उसके टेस्ट शुरू करते हैं। इसी बीच आंजी अपने कैफे में होती है जब जियांग उससे मिलने आता है। वो कहता है, बॉस, लिन तुओ की बनाई टेबल से सच में इम्प्रेस्ड हैं। आंजी बहुत खुश हो जाती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर लिन तुओ को बताते हैं, तुम्हारी रिपोर्ट्स देखकर लगता है कि तुम्हें सच में ALS है। ये एक बहुत डेंजरस डिजीज है। ये सुनकर लिन तुओ बहुत दुखी हो जाता है। वो बाहर बैठकर सोच रहा होता है। फिर एक आदमी उसके पास आता है। वो लिन तुओ की रिपोर्ट देखता है और कहता है, तुम्हारी एज में तुम्हें ये डिजीज नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन तुम्हें ये कैसे हो गई? फिर वो कहता है, मुझे भी ALS है और इसकी वजह से मेरा एक हाथ काम नहीं करता। वो लिन तुओ को समझाता है, अगर तुम पॉजिटिव रहोगे तो तुम रिकवर कर सकते हो। फिर वो दोनों एक दूसरे को WeChat पर ऐड कर लेते हैं। बाद में आंजी घर पर अपने डैड के साथ डिनर कर रही होती है। उसी वक्त उसे लिन तुओ का मैसेज मिलता है, मैं घर लौट आया हूँ। आंजी उससे मिलने उसके घर जाती है। जब वो लिन तुओ को हक करती है तो वो कहती है, तुम्हारे कपड़ों से हॉस्पिटल स्प्रे की स्मेल आ रही है। लिन तुओ एक बहाना बनाता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन जब लिन तुओ ऑफिस जाता है तो वो मिस्टर वी से मिलता है और कहता है, शायद फ्यूचर में मैं एक डिजाइनर नहीं रहूंगा। मिस्टर वी पूछते हैं, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? लिन तुओ उन्हें बताता है, मेरा राइट हैंड काम नहीं कर रहा है। लिन तुओ फिर मिस्टर वी को अपनी कंडीशन के बारे में सब कुछ बता देता है। मिस्टर वी उससे कहते हैं, ये ALS की या शायद तुम्हें कोई ट्यूमर हो सकता है। लिन तुओ कहता है, हाँ, अगर मुझे ट्यूमर हुआ तो मेरे बचने का चांस हो सकता है। मिस्टर वी लिन तुओ को रियश्योर करते हैं और कहते हैं, अगर तुम डिजाइनर नहीं बन सकते तो डिजाइन फील्ड में और भी जॉब्स हैं जो तुम कर सकते हो। वो फिर लिन तुओ से कहते हैं, अब से तुम मेरे साथ काम करोगे, और उसे अपने साथ एक मीटिंग में ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। लिन तुओ उनसे कहता है, प्लीज मेरी इलनेस के बारे में किसी को मत बताना, मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया है। मिस्टर वी कहते हैं, ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। बाद में आंजी अपने कैफे में होती है जब जियांग उससे मिलने आता है। जियांग आंजी को बताता है, लिन तुओ का डिजाइन डिपार्टमेंट में प्रमोशन नहीं हुआ है। ये सुनकर आंजी बहुत दुखी हो जाती है। उसके बाद लिन तुओ घर पे बैठकर ALS के बारे में पढ़ रहा होता है। फिर आंजी आती है और कहती है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा डिजाइन डिपार्टमेंट में प्रमोशन नहीं हुआ? लिन तुओ जवाब देता है, मैं तुम्हारे साथ सब कुछ शेयर नहीं कर सकता, खासकर ऑफिस के मैटर। इस बात पर उनके बीच आर्गुमेंट हो जाता है और आंजी गुस्से में चली जाती है। उसके जाने के बाद लिन तुओ को आंजी से ऐसी बातें कहने पर खुद पर गुस्सा आता है। अगले दिन लिन तुओ आंजी से मिलता है और अपोलोजाइज करता है। आंजी उसे माफ कर देती है। फिर वो आंजी को बताता है, मैं इस वीकेंड अपने ग्रैंडफादर से मिलने जा रहा हूँ। आंजी कहती है, मैं भी आऊंगी। लिन तुओ उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है, तुम्हें कैफे में काम होगा। फिर लिन तुओ अपने ग्रैंडफादर के घर जाता है। उसके ग्रैंडफादर कहते हैं, मुझे लगा था कि आंजी तुम्हारे साथ आएगी। लिन तुओ जवाब देता है, उसे कैफे में काम है। उसके बाद लिन तुओ अपने डैड से मिलने जाता है और उन्हें अपनी टेबल के बारे में बताता है, लेकिन उसके डैड उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देते। फिर वो अपने ब्रदर लिन ये से मिलने जाता है और उसे बताता है, अगर तुम म्यूजिक पढ़ना चाहते हो तो तुम्हें म्यूजिक पढ़ना चाहिए, मैं मॉम और डैड का ख्याल रखूंगा। उसका ब्रदर कहता है, नहीं, मॉम और डैड नहीं मानेंगे। लिन तुओ कहता है, म्यूजिक के लिए एडमिशन ले लो, एक बार एडमिशन हो जाने के बाद वो कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर लिन तुओ ये भी कहता है, मैं तुम्हारे सारे खर्चे उठाऊंगा, मेरे पास सेविंग्स हैं। फिर लिन तुओ डॉक्टर से मिलने जाता है और अपनी रिपोर्ट्स के बारे में पूछता है। डॉक्टर उसे बताते हैं, तुम्हारी रिपोर्ट्स कंफर्म करती हैं कि तुम्हें ALS है। लिन तुओ पूछता है, क्या इसका कोई ट्रीटमेंट है? डॉक्टर कहते हैं, नहीं, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। डॉक्टर आगे कहते हैं, अभी तुम्हारा एक हाथ काम नहीं कर रहा है और धीरे धीरे ये तुम्हारी पूरी बॉडी को अफेक्ट करेगा, अंत में तुम्हारी डेथ हो जाएगी। ये सुनकर लिन तुओ बहुत दुखी हो जाता है। डॉक्टर उससे कहते हैं, तुम्हें इस बारे में अपनी फैमिली को बताना चाहिए, क्योंकि अकेले इसका सामना करना मुश्किल होगा। लिन तुओ घर लौटता है और बोतलों को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो उन्हें खोल नहीं पाता और इससे उसे बहुत दर्द होता है। गुस्से में वो बॉटल्स नीचे फेंक देता है और टेबल उठाकर भी फेंक देता है। फिर वो वहां बैठकर रोने लगता है। उसी वक्त आंजी आ जाती है। आंजी उसे हक करती है और पूछती है, क्या हुआ? लिन तुओ कुछ नहीं कहता और अपने रूम में चला जाता है, जहां वो रोने लगता है। आंजी भी उसके रूम के बाहर बैठकर रोती है। अगले दिन डॉक्टर लिन तुओ को कुछ मेडिसिन देते हैं और कहते हैं, तुम्हारी ये डिजीज धीरे धीरे तुम्हारी पूरी बॉडी में फैल जाएगी। जब लिन तुओ घर लौटता है
तो वो देखता है कि आंजी ने उसके लिए खाना बनाया है और एक नोट छोड़ा है। नोट में लिखा होता है, मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे साथ रहूंगी। फिर आंजी अपने कैफे में होती है जब उसे लिन तुओ का मैसेज मिलता है, हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। ये देखकर आंजी बहुत दुखी हो जाती है। जब आंजी की फ्रेंड हे जिंदी को इस बारे में पता चलता है तो वो लिन तुओ से भिड़ने उसके घर जाती है। वो उसका डोर नॉक करती है, लेकिन लिन तुओ नहीं खोलता। उसी वक्त लिन तुओ का फ्रेंड चेन भी आ जाता है और वो दोनों उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिन तुओ फिर भी डोर नहीं खोलता। अगले दिन जब लिन तुओ ऑफिस जाता है तो मिस्टर वे उसका इंतजार कर रहे होते हैं। जब मिस्टर वे लिन तुओ को देखते हैं तो वो पूछते हैं, डॉक्टर ने क्या कहा? लिन तुओ कहता है, मुझे सच में ALS है। मिस्टर वे फिर कहते हैं, आज काम मत करो। लेकिन लिन तुओ जवाब देता है, मेरे पास काम करने के लिए बहुत कम टाइम बचा है। दूसरी तरफ आंजी बहुत दुखी होती है। वो फिर लिन तुओ के फ्रेंड को उसके लिए कुछ चीजें देती है और कहती है, उसे बता देना कि मैं आज रात कैफे में उसका इंतजार करूंगी। इसी बीच मिस्टर वेई लिन तुओ को कुछ डिजाइन देते हैं और कहते हैं, इन डिजाइन पर काम करो। लिन तुओ पूछता है, आप मुझे अपने डिजाइन क्यों दे रहे हैं? मिस्टर वेई कहते हैं, ये मेरे डिजाइन हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम उन्हें इम्प्रूव करने में मेरी हेल्प करो। फिर जब लिन तुओ ऑफिस में होता है तो उसे अपने फ्रेंड का मैसेज मिलता है कि आंजी ने कहा है वो आज रात कैफे में उसका इंतजार करेगी। दूसरी तरफ लिन ये को भी अपने एग्जाम रिजल्ट्स मिलते हैं और उसने अपना म्यूजिक एग्जाम पास कर लिया होता है। वो बहुत खुश हो जाता है। बाद में जब लिन तुओ रिसेप्शन पर अपना पार्सल लेने आता है तो वो पाता है कि आंजी ने भी उसे एक पार्सल भेजा है जिसमें बहुत सारी कैंडीज होती हैं। उसके साथ एक लेटर भी होता है। फिर लिन तुओ आंजी को मैसेज करता है और कहता है, मेरा इंतजार करो, मुझे तुमसे बात करनी है। आंजी जवाब देती है, मैं कैफे में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। लेकिन फिर जब लिन तुओ आंजी से मिलने जा रहा होता है तो उसे लिन ये का कॉल आता है जो उसे तुरंत घर आने के लिए कहता है। लिन तुओ उससे मिलने घर चला जाता है और इसी बीच आंजी कैफे में उसका इंतजार कर रही होती है। लिन तुओ फिर अपनी मॉम और डैड से बात करता है और उन्हें बताता है, लिन ये ने अपना एग्जाम पास कर लिया है और अब वो म्यूजिक पढ़ने जाएगा। इसी बीच लिन ये अपने ग्रैंडफादर के साथ होता है और बहुत वरीड होता है। वो कहता है, लिन तुओ ने अभी तक कॉल नहीं किया। फिर वो जाने लगता है, लेकिन उसके ग्रैंडफादर उसे रोक लेते हैं। इसी बीच लिन तुओ के डैड उसे फेस पर थप्पड़ मारते हैं और उसकी मॉम भी नाराज होती हैं। कहती हैं, तुम दोनों ये बात हमसे कैसे छिपा सकते थे? फिर उसके डैड कहते हैं, तुम्हें हमारी अप्रूवल सिर्फ सपनों में ही मिलेगी। तुम्हारी मॉम और मैंने तुम दोनों को पालने के लिए इतनी मेहनत की और ये नतीजा है कि तुम हमारी बात नहीं सुनते। तुमने अपनी लाइफ तो बर्बाद कर ही ली और अब तुम लिन ये की लाइफ भी बर्बाद करना चाहते हो। लिन तुओ भी गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या आपने सच में हमारे लिए मेहनत की? आपने कभी हमारा ख्याल नहीं रखा, ना ही कभी हमसे बात की। आपको तो ये भी नहीं पता कि हमें क्या पसंद है। आप एक डॉक्टर हैं, लेकिन आपको ये भी नहीं पता कि आपके बच्चे बीमार है या नहीं। फिर लिन तुओ कहता है, आपको सिर्फ अपने करियर और हॉस्पिटल की परवाह है, इसीलिए आप चाहते हैं कि हम आपके हॉस्पिटल में काम करें। डैड कहते हैं, तुम्हें मुझसे इस तरह बात करने की परमिशन नहीं है, और वो लिन तुओ को मारने लगते हैं, लेकिन मॉम उन्हें रोक लेती हैं। लिन तुओ कहता है, अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो मार सकते हैं। अगर मेरे पीटने से लिन ये आर्ट एकेडमी जा सकता है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। लिन तुओ कहता है, लिन ये ना तो मेडिकल स्कूल जाएगा और ना ही एग्जाम रीटेक करेगा। वो सिर्फ आर्ट एकेडमी जाएगा और अपनी लाइफ वैसे जिएगा जैसे वो चाहता है। फिर डैड गुस्से में कहते हैं, तुम दोनों जा सकते हो, मुझे तुम जैसे बच्चे नहीं चाहिए। ये कहकर लिन तुओ के डैड चले जाते हैं और मॉम लिन तुओ को देखने आती हैं। फिर लिन तुओ अपने ग्रैंडफादर के घर जाता है और उन्हें सब कुछ बताता है। ग्रैंडफादर उसे हक करते हैं और कहते हैं, अब से तुम दोनों मेरे साथ रहोगे। फिर लिन तुओ आंजी से मिलने जाता है और वो उसके लिए एक केक लाती है। वो कहता है, लिन ये कार्ट एकेडमी में एडमिशन हो गया है और अब से वो म्यूजिक पढ़ेगा। फिर आंजी लिन तुओ से पूछती है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुमने मुझसे ब्रेकअप क्यों किया? लिन तुओ कहता है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, इसीलिए मैं तुमसे ब्रेकअप कर रहा हूँ। आंजी कहती है, पहले मुझे रीजन बताओ, मैंने क्या गलती की? लिन तुओ कहता है, तुमने कोई गलती नहीं की, मैं बस तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता और तुम मुझे इस तरफ फोर्स नहीं कर सकती। आंजी कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी, और वो लिन तुओ से ब्रेकअप कर लेती है। फिर वो रोते हुए चली जाती है। उसके जाने के बाद लिन तुओ बहुत दुखी हो जाता है। फिर लिन तुओ चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाता है और सीनियर आंजी उसके कैफे आता है। वहां उसे पता चलता है कि आंजी और लिन तुओ का ब्रेकअप हो गया है। फिर जब लिन तुओ हॉस्पिटल से घर लौटता है तो वो पाता है कि एलिवेटर खराब है। वो सीढ़ियों से अपने घर जाने लगता है। रास्ते में उसका पैर मुड़ जाता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है, जिससे उसे चोट लग जाती है। वो फिर अपने फ्रेंड चैन को कॉल करता है जो उसे हॉस्पिटल ले जाता है। जब लिन तुओ हॉस्पिटल में होश में आता है तो वो चैन से कहता है, इस बारे में किसी को मत बताना। चैन कहता है, ठीक है। डॉक्टर लिन तुओ को एग्जामिन करते हैं।
चेकअप के बाद चैन डॉक्टर के पास जाता है और पूछता है लिन तो को क्या इलनेस है। डॉक्टर उसे पूरी सच्चाई बता देते हैं। फिर चैन लिन तो को बाहर ले जाता है और इस इलनेस के बारे में किसी को न बताने पर उस पर बहुत गुस्सा होता है। चैन कहता है तुम इस इलनेस को कब तक छिपा सकते हो, तुम्हें सबको बता देना चाहिए। लेकिन फिर लिन तो कहता है अभी सही टाइम नहीं है, जब सही टाइम आएगा तो मैं सबको बता दूंगा। बाद में जब लिन तो और चैन घर पर बैठे होते हैं, चैन कहता है अब से मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारा ख्याल रखूंगा। फिर लिन तो को उसके ग्रैंडफादर का कॉल आता है। ग्रैंडफादर कहते हैं हम तुमसे मिलने आ रहे हैं। लिन तो बहाना बनाता है मैं 15-20 दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे नहीं मिल पाऊंगा, और कॉल काट देता है। फिर ग्रैंडफादर आंजी को कॉल करते हैं और पूछते हैं क्या लिन तो कैफे में काम में तुम्हारी हेल्प करता है। आंजी कहती है कभी कभी जब मुझे वीकेंड पर टाइम मिलता है तो वो मेरी हेल्प करने आता है। फिर ग्रैंडफादर कॉल एंड कर देते हैं, लेकिन उन्हें शक होने लगता है कि लिन तो उनसे कुछ छिपा रहा है। बाद में चैन और लिन तो खाना खा रहे होते हैं। चैन नोटिस करता है कि लिन तो पानी की बोतल नहीं खोल पा रहा है। खाने के बाद चैन जाने की तैयारी करता है और लिन तो से कहता है मैं आज रात यहीं रहूंगा। लिन तो कहता है कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, और चला जाता है। रास्ते में वो इंटरनेट पर ALS के बारे में सर्च करता है। उसे पता चलता है इस इलनेस के पेशेंट्स 5-7 साल के अंदर मर जाते हैं। ये देखकर वो जोर जोर से रोने लगता है। इसी बीच आंजी भी लिन तो को याद करके बहुत रो रही होती है। फिर चैन घर वापस जाता है और ही जिन दी से कहता है प्लीज मेरे लिए पानी की बोतल खोल दो। ही जिन दी और चैन पार्टनर्स की तरह एक साथ रह रहे थे। ही जिन दी कहती है खुद खोलो। चैन गुस्सा हो जाता है और रोने लगता है। वो कहता है अगर मैं पानी की बोतल नहीं खोल सकता तो मैं कैसे पीऊंगा, अब मुझे क्या करना चाहिए। उधर जब लिन तो पानी पीने के लिए फ्रिज खोलता है तो वो देखता है कि सभी बॉटल कैप्स पहले से ही खुले हुए हैं। वो समझ जाता है कि चैन ने उसके लिए बॉटल कैप्स खोले होंगे। ये देखकर लिन तो बहुत दुखी हो जाता है, ये महसूस करते हुए कि अब वो एक बोतले का कैप भी नहीं खोल सकता। अगली सुबह चैन उसे ऑफिस छोड़ने जाता है। इसी बीच हेजिन दी अंजी से मिलती है और उसे बताती है कल रात चैन ने बहुत ज्यादा पी ली थी और कुछ अजीब बातें कह रहा था। ये सुनकर अंजी को महसूस होता है कि लिन तुओ के साथ कुछ गड़बड़ हो सकती है। फिर चैन लिन तुओ के लिए एक इलेक्ट्रिक व्हील चेयर लाता है। ये देखकर लिन तुओ बहुत खुश होता है। बाद में जब लिन तुओ ऑफिस में कॉफी बना रहा होता है तो सब कुछ उसके हाथों से गिर जाता है और वो परेशान हो जाता है। जल्दी में वो एक लेडी से कहता है प्लीज कॉफी बना दो, मुझे कुछ जरूरी काम है, और चला जाता है। फिर जब चैन लिन तुओ को ऑफिस से लेने आता है, लिन तुओ कहता है मेरा राइट हैंड बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है। ये सुनकर चैन वरीड हो जाता है। फिर अंजी लिन तुओ से मिलने जाती है। जब लिन तुओ पहुंचता है, अंजी पहले से ही वहां होती है। वो उससे पूछती है तुम्हें क्या हुआ है। लिन तुओ कुछ नहीं कहता। फिर अंजी उसे घर ले जाती है और कहती है मुझे तुमसे बात करनी है। घर पर जब अंजी लिन तुओ से उसकी इलनेस के बारे में पूछती है तो वो कहता है मुझे ALS है। फिर अंजी उससे पूछती है इससे क्या होगा। लिन तुओ जवाब देता है मैं 5-7 साल के अंदर मर जाऊंगा। अंजी पूछती है क्या तुमने इसी वजह से ब्रेकअप किया था। लिन तुओ कहता है हाँ। अंजी कहती है मैं इस वजह से तुमसे ब्रेकअप नहीं करूंगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हारा ख्याल रखूंगी। लिन तुओ मना कर देता है तो अंजी रोने लगती है। लिन तुओ फिर उसे हक कर लेता है। फिर वो घर जाती है और अपने फादर को सब कुछ बताती है। वो कहती है मैं लिन तुओ का ख्याल रखने के लिए उसके घर जाना चाहती हूँ। उसके फादर उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं सुनती और रोने लगती है। आखिर में उसके फादर मान जाते हैं। अगले दिन अंजी अपना बैग लेती है और लिन तुओ के घर चली जाती है। लिन तुओ पूछता है ये सब क्या है। अंजी कहती है मैं अभी मार्केट जा रही हूँ, जब वापस आऊंगी तो तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। बाद में शाम को अंजी लिन तुओ को डिनर के लिए बुलाने आती है, लेकिन वो पाती है कि वो सो रहा है। वो उस पर ब्लैंकेट डालती है और चली जाती है। जैसे ही वो जाती है, लिन तुओ अपनी आंखें खोलता है। अंजी उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रही होती है। फिर वो लिन तुओ की मॉम से मिलने जाती है और पूछती है मैं लिन तुओ का ख्याल कैसे रख सकती हूँ। लिन तुओ की मॉम कहती है मैं अपनी जॉब छोड़ने की सोच रही हूँ। अंजी कहती है नहीं, अपनी जॉब मत छोड़ो, हमें लिन तुओ के ट्रीटमेंट के लिए मनी की जरूरत है और हम में से कोई भी अपनी जॉब नहीं छोड़ सकता। फिर अंजी उनसे कहती है मैं लिन तुओ का ख्याल रखूंगी, आप बस अपनी जॉब पर फोकस करो। उसके बाद वो ग्रैंडफादर से मिलने जाती है। जब अंजी उनसे मिलती है तो वो कहते हैं लिन तुओ इन दिनों बहुत बिजी है, वो मुझे कॉल भी नहीं करता। अंजी जवाब देती है हाँ, लिन तुओ हाल ही में बहुत बिजी रहा है। ग्रैंडफादर से बात करते समय लिन तुओ के डैड आ जाते हैं और वो भी अंजी को सपोर्ट करते हैं। फिर अंजी घर जाती है और लिन तुओ को बताती है मैं आज तुम्हारे पेरेंट्स और ग्रैंडफादर से मिली। लिन तुओ पूछता है क्या तुमने मेरे ग्रैंडफादर को मेरी इलनेस के बारे में बताया। वो जवाब देती है नहीं, मैंने नहीं बताया। अगले दिन आंजी लिन तुओ को एक कैफे ले जाती है। कैफे में सब लिन तुओ का वेलकम करते हैं। लिन तुओ उनसे मिलकर बहुत खुश होता है। फिर जब लिन तुओ घर पर होता है, आंजी के डैड उससे मिलने आते हैं। वो डोर नॉक करते हैं और लिन तुओ उसे खोलता है।
लिन तुओ को व्हीलचेयर में देखकर आन जी के डैड बहुत दुखी हो जाते हैं और लिन तुओ से कहते हैं, जैसे मेरी बेटी हिम्मत दिखा रही है तुम्हें भी हिम्मत दिखानी होगी। इसी बीच आन जी लिन तुओ का ख्याल कैसे रखना है ये सीखने के लिए एक सेंटर आती है। तभी उसे लिन ये का कॉल आता है और वो सेंटर से चली जाती है। लिन ये लिन तुओ से मिलने आता है और उससे पूछता है, तुम्हें क्या हुआ है? लिन तुओ झूठ बोलने वाला होता है, लेकिन आन जी उसे रोक देती है। लिन तुओ फिर लिन ये को सच बता देता है। लिन ये गुस्सा हो जाता है और चला जाता है। बाद में आन जी लिन ये से बात करने जाती है और वो पूछता है, उसने हमें ये सब क्यों नहीं बताया? आन जी जवाब देती है, लिन तुओ ने कभी किसी को नहीं बताया, सबको खुद ही पता चला। अब उसके पास 5 से 7 साल बचे हैं। ये सुनकर लिन ये रोने लगता है और लिन तुओ को हक करने चला जाता है। बाद में लिन तुओ चैन के साथ फुटबॉल खेलने आता है और लिन तुओ उन्हें देखता है। दूसरी तरफ आन जी नर्सिंग हाउस में अपनी ट्रेनिंग कर रही होती है। लिन ये खाना बनाना सीखता है और लिन तुओ से अपने बनाए खाने को ट्राई करने के लिए कहता है। लिन तुओ कहता है, ये सच में बहुत स्वादिष्ट है। अब सब लिन तुओ के साथ खेलने आए हैं और वो सब बहुत अच्छा टाइम बिताते हैं। अगली सुबह चैन लिन तुओ के लिए ऑटोमेटिक व्हील चेयर का एक नया मॉडल लाता है। अब वो लिन तुओ को व्हील चेयर में बिठाते हैं। लिन तुओ उसे खुद कंट्रोल करता है। आन जी चैन से पूछती है, ये कितने का है? चैन जवाब देता है, मेरे डैड ने इसे लिन तुओ को दिया है। लिन तुओ कहता है, तो प्लीज मेरी तरफ से अपने डैड को थैंक यू कहना। शाम को आन जी लिन तुओ की मसाज कर रही होती है। लिन तुओ उससे कहता है, मैं काम पर वापस जाना चाहता हूँ। आन जी जवाब देती है, हाँ बिल्कुल, तुम्हें काम पर वापस जाना चाहिए और हमें इस इलनेस को छिपाने की जरूरत नहीं है। अगली सुबह आन जी लिन तुओ को ऑफिस ले जाती है। जियांग लिन तुओ को ऑफिस में मिस हुआंग से मिलाने ले जाता है। मिस हुआंग कहती हैं, मिस्टर वे ने बोर्ड मीटिंग में तुम्हारी सिचुएशन अच्छे से समझा दी थी और सभी बोर्ड डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया है कि तुम कंपनी के लिए काम कर सकते हो। अगले दिन आन जी लिन तुओ को काम पर जाने के लिए तैयार करती है और सब उसे कार में बिठाने में हेल्प करते हैं। चैन लिन तुओ को ऑफिस ले जाता है और जब वो पहुंचते हैं, जियांग और लिन तुओ के टीममेट्स उसे अंदर ले जाने में हेल्प करते हैं। ऑफिस में लिन तुओ सबको ऑर्डर्स देने और दूसरे डिपार्टमेंट्स को वेरियस डॉक्यूमेंट्स भेजने का काम करता है। इसी बीच लिन तुओ अपने लेफ्ट हैंड से ड्राइंग की प्रैक्टिस करता है। इसी बीच लिन ये आन जी को बताता है, मुझे ग्रैंडफादर का कॉल आया था। उन्होंने पूछा कि हम स्प्रिंग फेस्टिवल के लिए कब आएंगे। आन जी पूछती है, अब हम क्या करेंगे? लिन ये जवाब देता है, हम ग्रैंडफादर को बताएंगे कि लिन तुओ और मैं बाइक से गिर गए। मैं भी घायल होने का नाटक करूंगा ताकि ग्रैंडफादर को हम पर शक ना हो। फिर वो तीनों ग्रैंडफादर से मिलने जाते हैं। लिन तुओ को इस हालत में देखकर ग्रैंडफादर बहुत वरीड हो जाते हैं। ग्रैंडफादर लिन तुओ से कहते हैं, मैंने तुम्हें कई बार कॉल किया लेकिन तुमने किसी का जवाब नहीं दिया। अब मैं समझ गया कि तुम इस एक्सीडेंट की वजह से जवाब नहीं दे रहे थे। फिर ग्रैंडफादर उन दोनों को डांटते हैं और उन्हें फिर से बाइक चलाने से मना कर देते हैं। फिर सब ग्रैंडफादर के साथ वॉक पे जाते हैं। एनजी सबकी पिक्चर्स लेती है और फिर किसी से ग्रुप फोटो लेने के लिए कहती है। सब एक साथ फोटो लेते हैं। फिर ग्रैंडफादर लिन तुओ के बगल में बैठते हैं और कहते हैं, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे डैड को क्या हो गया है, लेकिन अब तुम्हारे डैड अक्सर मुस्कुराते हैं और घर के कामों में हेल्प करते हैं। ग्रैंडफादर कहते हैं, सुबह जब तुमने मेरा यार्ड साफ किया तो तुमने मुझे सरप्राइज कर दिया। फिर ग्रैंडफादर कहते हैं, जब तुम छोटे थे तो तुम कहते थे कि जब तुम बड़े होगे तो तुम मेरे लिए हॉर्स राइडिंग के लिए एक ग्रास लैंड खरीदोगे। लिन तुओ अपने ग्रैंडफादर की बातें सुनकर इमोशनल हो जाता है। ग्रैंडफादर रोते हुए आवाज में लिन तुओ से कहते हैं, मुझे कोई लैंड नहीं चाहिए, बस तुम ठीक रहो, यही मेरे लिए काफी है। लिन तुओ ये सुनकर रोने लगता है। फिर लिन ये एक गेम खेल रहा होता है। एनजी लिन तुओ के पेरेंट्स और ग्रैंडफादर के साथ डम्पलिंग्स बना रही होती है। सब बहुत खुश होते हैं। फिर सब एक साथ न्यू ईयर का डिनर एंजॉय करते हैं। लिन तुओ और सब बहुत एंजॉय करते हैं। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के बाद सब एक ग्रुप फोटो लेते हैं। लौटने के बाद लिन तुओ का रूटीन फिर से शुरू हो जाता है। काम के बाद एनजी लिन तुओ को वॉक पर ले जाती है। एक रात जब लिन तुओ बाथरूम जा रहा होता है तो वो रास्ते में गिर जाता है और उसका यूरिन भी लीक हो जाता है। एनजी उसकी हेल्प करने आती है। ये लिन तुओ को बहुत अपसेट कर देता है और वो एनजी से कहता है, प्लीज मुझे नर्सिंग होम में छोड़ दो। फिर लिन तुओ ऑफिस आता है और मिस्टर वे को बताता है, मैं आज रिजाइन कर रहा हूँ। लिन तुओ मिस्टर वे को कुछ डिजाइन्स देता है और कहता है, ये वो डिजाइन्स हैं जिन पर मैं अब तक काम कर रहा था। मुझे अपना काम बहुत पसंद है। इनमें से कुछ ड्राफ्ट्स मैंने अभी तक कंप्लीट नहीं किए हैं। मेरे पास कंपनी को इनके अलावा देने के लिए कुछ नहीं है। मिस्टर वे कहते हैं, इनसे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। लिन तुओ कहता है, आज कंपनी में मेरा लास्ट डे है और अपने लास्ट डे पर मैं अपना काम अच्छे से करूंगा। फिर ऑफिस में सब लिन तुओ के लिए एक फेयरवेल पार्टी अरेंज करते हैं। लिन तुओ ये देखकर सरप्राइज हो जाता है। मिस्टर वे लिन तुओ का सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर पढ़ते हैं और कहते हैं, लिन तुओ ने न सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के लिए काम किया है बल्कि उसने कई दूसरे डिपार्टमेंट्स की भी हेल्प की है।
लिन तुओ ने जो डाइनिंग टेबल डिजाइन बनाया था वो ए लेवल सेल्स तक पहुंच गया है। डिफरेंट पोजीशंस में उसके एक्सीलेंट परफॉर्मेंस के कारण कंपनी उसे आउटस्टैंडिंग ऑल राउंड एम्प्लॉय अवार्ड देती है। लिन तुओ ये सब सुनकर बहुत अच्छा महसूस करता है। मिस्टर वे लिन तुओ से कहते हैं आने वाले दिनों में उसी हिम्मत और ताकत के साथ आगे बढ़ते रहना। आखिर में मिस्टर वे लिन तुओ को थैंक यू कहते हैं और उसे सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर देते हैं। लिन तुओ खुश और इमोशनल दोनों महसूस करता है। मिस्टर वे लिन तुओ से कहते हैं हमने तुम्हारे लिए एक और छोटा सा गिफ्ट तैयार किया है। जियांग लिन तुओ को एक एल्बम दिखाता है जिसमें ऑफिस में काम करते हुए उसकी पिक्चर्स होती हैं। हर पिक्चर के नीचे लिन तुओ के लिए कुछ लिखा होता है। लिन तुओ ये देखकर बहुत खुश होता है। सबको देखते हुए लिन तुओ कहता है मैं आप सबको हमेशा याद रखूंगा। मेरी लाइफ के सबसे बुरे टाइम में आप सबने मुझे ताकत दी और मुझे सपोर्ट किया। लिन तुओ सबको थैंक यू कहता है। मिस्टर वे लिन तुओ को बाहर ले जाते हैं। लिन तुओ उनसे कहता है जो टास्क आपने मुझे दिए थे मैंने उन्हें पूरा कर दिया है। मिस्टर वे इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं अपना ख्याल रखना। लिन तुओ उनसे गुड बाय कहता है और आन जी उसे ले जाती है। आन जी लिन तुओ को नर्सिंग होम ले जाती है और कहती है चलो ये ट्राई करते हैं, अगर तुम्हें यहाँ आदत नहीं हुई तो हम घर वापस चले जाएंगे। लिन तुओ सहमत हो जाता है और कहता है ठीक है। आन जी लिन तुओ से कहती है अंकल गाओ से बात करो, मैं पेपर वर्क पूरा करके आती हूँ। अंकल गाओ लिन तुओ से कहते हैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी है। बाद में उस रात आन जी लिन तुओ से कहती है मैंने तुम्हारी साइड टेबल पर पानी रख दिया है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो केयर टेकर को बता देना। अंकल गाओ कहते हैं। लिन तुओ जवाब देता है ठीक है। अंकल गाओ कहते हैं अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता देना। आन जी लिन तुओ से कहती है मैं अब जा रही हूँ, मैं कल आऊंगी। फिर आन जी लिन तुओ को गुड नाइट कहती है और चली जाती है। अगली सुबह हे जिंदी और चेन लिन तुओ से मिलने आते हैं। वो उससे पूछते हैं आन जी कहाँ है? लिन तुओ कहता है वो शॉपिंग गई है। फिर आन जी लिन तुओ के लिए खाना लाती है और उसे खाने के लिए कहती है। तभी अंकल गाओ आते हैं और पूछते हैं क्या तुम एक मैच देखना चाहोगे? लिन तुओ कहता है हाँ। अंकल गाओ लिन तुओ को मैच दिखाने लगते हैं। आन जी ये देखकर खुश होती है कि लिन तुओ आखिर में अंकल गाओ के साथ मुस्कुरा रहा है। बाद में आन जी लिन तुओ की तरफ जा रही होती है जब उसे लिन तुओ की मदर का कॉल आता है। आन जी लिन तुओ और चेन अपने होम टाउन वापस जाते हैं और वो तीनों बहुत दुखी होते हैं। आन जी फिर लिन तुओ को हॉस्पिटल ले जाती है जहां लिन तुओ के ग्रैंडफादर की डेथ हो गई होती है। लिन तुओ अपने ग्रैंडफादर को देखकर शॉक्ड हो जाता है और पूछता है ग्रैंडफादर को क्या हुआ? मॉम एक्सप्लेन करती हैं आज सुबह गेट बॉल खेलते समय ग्रैंडफादर अचानक बेहोश हो गए। उन्हें हार्ट कंडीशन थी लेकिन उन्होंने तुम्हें कभी इसके बारे में नहीं बताया। अपने लास्ट ट्रीटमेंट के दौरान वो बार बार तुम्हारा नाम पुकार रहे थे। लिन तुओ अपने ग्रैंडफादर को देखते हुए रोने लगता है। फिर लिन तुओ की मॉम उसके पास होती हैं। जैसे ही लिन तुओ देखता है कि आन जी आ गई है वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। आन जी लिन तुओ की मॉम से पूछती है क्या उसने कुछ खाया है? मॉम जवाब देती हैं वो बस सोने ही वाला है। आन जी लिन तुओ को जगाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं उठता। आन जी फिर लिन तुओ की मॉम से कहती है चलो उसे थोड़ी देर सोने देते हैं। मॉम सहमत होती हैं, कहती हैं मैं लिन तुओ के साथ रहूंगी, तुम वापस जाकर रेस्ट करो। लिन तुओ के डैड हॉस्पिटल गए हैं। आन जी कहती है मुझे भी हॉस्पिटल जाना है तो प्लीज तब तक लिन तुओ का ख्याल रखना। ये कहकर आन जी चली जाती है। जैसे ही वो जाती है लिन तुओ अपनी आंखें खोलता है। वो अपने ग्रैंडफादर की डेथ से बहुत दुखी होता है और खाने से मना कर देता है। बाद में आन जी लिन तुओ से मिलने आती है और उसे खाने के लिए कहती है। लिन तुओ कहता है मेरी मॉम से कहो कि वो वापस चली जाए। आन जी जवाब देती है अगर तुम कुछ नहीं खाओगे तो वो कैसे वापस जा सकती हैं? फिर आन जी कहती है चेन, हे जिंदी और जियांग तुम्हारे लिए बाहर इंतजार कर रहे हैं। लिन तुओ कहता है उनसे कहो कि वो वापस चले जाएं, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। आन जी सहमत होती है। ठीक है। जब आन जी बाहर जाती है तो सब पूछते हैं लिन तुओ कैसा है? आन जी जवाब देती है वो कुछ नहीं खा रहा है और किसी से बात नहीं करना चाहता। चेन लिन तुओ से बात करने के लिए अंदर जाने की कोशिश करता है लेकिन आन जी उसे रोक देती है। कहती है लिन तुओ अभी किसी से नहीं मिलना चाहता। ये सुनकर सब चले जाते हैं। लिन तुओ के डैड कहते हैं मैं बीजिंग जा रहा हूँ, मेरा एक क्लासमेट न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करता है और मुझे कुछ नए ट्रीटमेंट मेथड स्टडी करने हैं। लिन तुओ पूछता है क्या आप काम पर नहीं जा रहे हैं? उसके डैड जवाब देते हैं मैंने काम से लीव ले ली है और तुम्हारी मॉम ने भी लीव ले ली है ताकि वो तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सके। लिन तुओ कहता है आप दोनों को काम पर वापस जाना चाहिए, मैं ठीक हूँ। मॉम सहमत होती हैं। ठीक है, मैं कल वापस जाऊंगी। फिर जब आन जी नर्सिंग होम पहुंचती है तो जीनी उससे पूछती है लिन तुओ तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? आन जी जवाब देती है क्या वो अंदर नहीं है? जीनी कहती है आज मैंने उसे यहाँ कहीं नहीं देखा तो मुझे लगा कि वो तुम्हारे साथ बाहर गया होगा। ये सुनकर आन जी काफी वरीड हो जाती है और रूम चेक करने जाती है लेकिन लिन तुओ वहां नहीं होता। फिर आन जी लिन तुओ को ढूंढना शुरू कर देती है और चेन और हेजिन दी भी आ जाते हैं।
सब लिन तुओ को ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो उसे कहीं नहीं ढूंढ पाते। इसी बीच लिन तुओ नदी के किनारे खड़ा होता है और सुइसाइड करने के लिए नदी में जाने वाला होता है। तभी उसे आन जी का कॉल आता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है और आगे बढ़ता रहता है। आन जी वहां पहुंचती है और उसे रोक लेती है। लिन तुओ आन जी से कहता है, मुझे छोड़ दो, लेकिन आन जी कहती है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लिन तुओ चिल्लाता है, मुझे जाने दो। आन जी कहती है, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी, मैं कोई रास्ता निकालूंगी, मुझ पर ट्रस्ट करो। लिन तुओ कहता है, कोई फायदा नहीं है। आन जी लिन तुओ से कहती है, मुझ पर ट्रस्ट करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लिन तुओ आन जी से कहता है, मैं ये सब और नहीं सह सकता, और रोते हुए वो उससे जाने देने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन आन जी ऐसा करने से मना कर देती है। जब लिन तुओ देखता है कि आन जी उसे नहीं छोड़ रही है, तो वो आगे बढ़ता है और आन जी उसे रोकने की कोशिश करती है। आन जी लिन तुओ के सामने आ जाती है और लिन तुओ कहता है, मेरे रास्ते से हटो, लेकिन आन जी कहती है, मैं नहीं हटूंगी। फिर आन जी जाकर लिन तुओ के बगल में बैठ जाती है और जल्द ही बाकी सब भी वहां पहुंच जाते हैं। फिर सब लिन तुओ को नर्सिंग होम वापस ले जाते हैं। आन जी लिन तुओ से कहती है, मुझे पता है कि तुम्हारी इलनेस ठीक नहीं हो सकती और तुम मर जाओगे, लेकिन डेथ लाइफ के साइकिल का एक हिस्सा है जिसे हम में से कोई नहीं टाल सकता। आन जी कहती है, कभी ये मत सोचना कि तुम हम पर बोझ हो, तुम देखोगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। लिन तुओ आन जी से कुछ नहीं कहता और रोने लगता है। बाद में जब आन जी कैफे में होती है, जियांग उससे मिलने आता है और कहता है, कल रात मैंने लिन तुओ को उसकी ओपिनियन जानने के लिए कुछ डिजाइन्स भेजे थे। आन जी कहती है, लिन तुओ ने मुझे इस बारे में बताया था। अब लिन तुओ काफी बेहतर महसूस कर रहा है। उन डिजाइन्स को देखने के बाद उसका मूड इम्प्रूव हो गया है। जियांग कहता है, ये अच्छा है। फिर वो आन जी को बताता है, मैं लिन तुओ के लिए एक नया लैपटॉप लाया हूँ, वो इसे अपनी आंखों से कंट्रोल कर सकता है। मैंने उसमें ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर दिया है। आन जी हर चीज के लिए जियांग को थैंक यू कहती है। अगले दिन लिन तुओ लैपटॉप को अपनी आंखों से कंट्रोल करता है। लिन तुओ इसे कंट्रोल करके बहुत खुश होता है। आन जी कहती है, अब तुम इसमें ड्रॉ कर सकते हो, और लिन तुओ कहता है, हाँ, अब मैं इसमें ड्रॉ कर सकता हूँ। इसी बीच चैन हेजिन दी को प्रपोज करता है और वो हाँ कह देती है। फिर चैन उसके फिंगर में रिंग पहनाता है। वो दोनों आन जी और लिन तुओ को ये बताने आते हैं और ये भी बताते हैं कि वो जल्द ही शादी कर रहे हैं। आन जी ये सुनकर बहुत खुश होती है। फिर सब वेडिंग ड्रेस खरीदने जाते हैं। आन जी हेजिन दी को उसकी ड्रेस चुनने में हेल्प करती है और लिन तुओ चैन को उसकी ड्रेस चुनने में हेल्प करता है। फिर अंजी और लिन तुओ भी ट्रेडिशनल ड्रेसेस ट्राई करते हैं। वो एक दूसरे के पिक्चर्स लेते हैं और फिर चारों एक साथ एक पिक्चर लेते हैं। बाद में लिन तुओ अंजी के साथ ALS नर्सिंग मैनुअल पूरा करता है। लिन तुओ अंजी से कहता है, मैं आगे बढ़ता रहूंगा। अंजी कहती है, मुझे पता है। अंजी कहती है, जो मैनुअल हमने बनाया है वो बहुत से लोगों की हेल्प करेगा। लिन तुओ कहता है, हाँ, इसी वजह से मैंने रियल लाइफ में महसूस किया कि मैं अभी भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। अंजी कहती है, हाँ बिल्कुल, तुम कर सकते हो। फिर लिन तुओ कहता है, मेरी लाइफ में मैं बस 3 चीजें करना चाहता हूँ। अंजी पूछती है, पहली चीज क्या है? लिन तुओ कहता है, डिजाइनर बनना। अंजी कहती है, ये विश तो तुम पहले ही पूरी कर चुके हो। अंजी पूछती है, दूसरी चीज क्या है? लिन तुओ कहता है, उस दिन जो तुमने मुझसे बात की थी, उसके बाद मैं ALS के साथ जीना चाहता हूँ। अंजी कहती है, हम ये एक साथ करेंगे। फिर लिन तुओ कहता है, मैं तुम्हें लास्ट चीज के बारे में किसी और दिन बताऊंगा। अंजी कहती है, ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। फिर चैन और हेजिन दी की शादी हो जाती है। सब वहां बहुत एंजॉय करते हैं और बहुत सारी पिक्चर्स लेते हैं। उसके बाद लिन तुओ की हेल्थ बिगड़ जाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लिन तुओ अभी भी अनकॉन्शियस होता है और अंजी ICU के बाहर खड़ी होकर उसे देख रही होती है। बाद में लिन तुओ को एक नॉर्मल रूम में ट्रांसफर कर दिया जाता है। लिन तुओ की फैमिली भी वहां पहुंच जाती है। अंकल गाओ भी लिन तुओ को देखने आते हैं। अंकल गाओ अंजी को बताते हैं, उसकी कंडीशन में ऐसा होना नॉर्मल है। अंकल गाओ कहते हैं, कल नर्सिंग होम में कोई आया था जो कह रहा था कि वो ड्रग डेवलपमेंट में काम करता है। अंकल गाओ अंजी को अपना बिजनेस कार्ड दिखाते हैं और कहते हैं वो ALS पेशेंट से डेटा कलेक्ट कर रहा है। लिन तुओ के फादर कार्ड को देखते हैं और ये वही बिजनेस कार्ड निकलता है डॉक्टर वू का, जिनसे मिस्टर वे ने लिन तुओ को मिलवाया था। लिन तुओ के फादर कहते हैं, मैं डॉक्टर वू से कांटेक्ट करूंगा। अब लिन तुओ को होश आ जाता है। अंजी उसे कहती है, चिंता मत करो, तुम अब पूरी तरह से ठीक हो। फिर लिन तुओ एक सेमिनार में जाता है जहां मिस्टर गाओ स्पीच दे रहे होते हैं और सभी ALS पेशेंट्स मौजूद होते हैं। मिस्टर गाओ को बताते हैं, मेरे बिजनेस की वजह से मुझे बहुत ट्रैवल करना पड़ता था, लेकिन वो सारा ट्रैवल ALS होने से पहले का था। एक दिन डॉक्टर ने मुझे बताया कि मुझे ALS है। डॉक्टर ने मुझे हॉस्पिटलाइज होने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुना, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास लिमिटेड टाइम है और बहुत सारा काम करना है। फिर डॉक्टर लिन यानी लिन तुओ के फादर मेरे पास आए और मुझे उम्मीद थी। उन्होंने कहा कि अगर हम ALS पर काम करते रहेंगे तो एक दिन हम इस डिजीज को कंट्रोल कर पाएंगे। जो हम अभी कर रहे हैं शायद वो हमें ना बचा पाए, लेकिन एक दिन हमारी कोशिशें कई जानें बचाएंगी।
सभी पेशेंट्स की फैमिलीज मिस्टर गाओ के लिए क्लैप करती हैं। लिन तुओ भी उनकी बातों से हाईली मोटिवेटेड होता है। अंकल गाओ कहते हैं, ज्यादातर एएलएस पेशेंट्स बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जैसे स्टीफन हॉकिंग। क्या वो एक ऑर्डिनरी पर्सन थे? नहीं, वो एक टॉप साइंटिस्ट थे जिन्होंने दुनिया बदल दी। इसीलिए हमें चुना गया है। हम ऑर्डिनरी पीपल नहीं हैं, हमें एक दिन मरना ही है, तो हमें प्राइड के साथ मरना चाहिए। दूसरों के लिए कुछ कर पाना प्राइड की बात है। लिन तुओ कहता है, सभी पेशेंट्स में से मैंने आपको सबसे ज्यादा मुस्कुराते हुए देखा है। आप भी एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हैं। लिन तुओ अंकल गाओ से बात करके बहुत खुश महसूस करता है। अगले दिन यान अंकल गाओ को जगाने आती है, लेकिन अंकल गाओ नहीं उठते। वो अंकल गाओ को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उन्हें बताते हैं सफोकेशन की वजह से उनकी डेथ हो गई। अंकल गाओ की डेथ से सब बहुत दुखी होते हैं। अब लिन तुओ अंकल गाओ के लिए ग्रुप हैंडल कर रहा है। वो खुद से कहता है, अंकल गाओ चले गए, लेकिन अब मैं इस ग्रुप के लोगों की हेल्प करूंगा। अब लिन तुओ के वार्ड में एक नई पेशेंट लियान आती है, जो अंकल गाओ की जगह लेती है। यान आंजी को बताती है, लियान एक बैले डांसर थी। आंजी कहती है, एक बैले डांसर के लिए इस डिजीज को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होगा। रात में जब आंजी लिन तुओ को देखकर जा रही होती है, तो लियन का चार्जर नीचे गिर जाता है। आंजी उसे उठाकर लियन को देती है और कहती है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझे बता सकती हो। लियन आंजी से पूछती है, क्या तुम यहाँ केयरटेकर हो? आंजी जवाब देती है, नहीं, मैं यहाँ एक पेशेंट के साथ हूँ। फिर आंजी लियन को बताती है, तुम्हारे बगल वाले बेड पर जो लड़का है वो मेरा बॉयफ्रेंड है। लियन कहती है, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और तुम उसका ख्याल रख रही हो? आंजी कहती है, मेरे साथ और भी लोग हैं। लियन कहती है, मुझे उससे जेलसी हो रगाड़ी है कि उसके पास इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड है। अगली सुबह आंजी लिन तुओ को खाना खिला रही होती है। लिन तुओ कहता है, आज दांगदांग का बर्थडे है, मैं सोच रहा था कि हमें दांगदांग का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए। आंजी कहती है, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लिन तुओ कहता है, वार्ड में जन्मदिन मनाने की जरूरत नहीं है, हमें तुम्हारे कैफे चलना चाहिए। आंजी कहती है, ठीक है, मैं सारे अरेंजमेंट्स कर लूंगी। फिर आंजी दांगदांग के बर्थडे के लिए कैफे को अच्छे से डेकोरेट करती है और सब वहां दांगदांग का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। फिर लिन तुओ के डैड उससे मिलने आते हैं और उसे बताते हैं, दांगदांग के अभी कुछ टेस्ट नहीं हुए हैं और उसे एक और जेनेटिक डिजीज हो सकती है। अगर दांगदांग को वो डिजीज हो जाती है तो उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। ये सुनकर लिन तुओ बहुत खुश हो जाता है। काम करते समय आंजी लिन तुओ के डैड से डिस्कस कर रही होती है कि दांगदांग की सर्जरी के लिए मनी की जरूरत है, लेकिन दांगदांग के पेरेंट्स इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। लिन तुओ के डैड कहते हैं, उन्हें मनी इकट्ठा करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। अब लिन तुओ और उसके साथ सब लोग फंड रेजिंग पर काम कर रहे हैं और लिन तुओ इसे लीड कर रहा है। वो सबको बताता है कि उन्हें क्या करना है और कहता है वो डोनेशंस के थ्रू भी मनी कलेक्ट करेगा। इसी बीच जियांग आता है और आंजी उससे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जियांग कहता है, मैं लिन तुओ का ड्राइवर बनने आया हूँ। लिन तुओ कहता है, मैं जियांग के साथ किसी काम से कहीं जा रहा हूँ। आंजी पूछती है, क्या काम? लिन तुओ कहता है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। फिर जियांग लिन तुओ को अपने साथ ले जाता है। फिर लिन तुओ मिस्टर वे से मिलता है और उन्हें कुछ डिजाइन्स देता है। कहता है, ये डिजाइन प्लान्स और ड्राइंग्स मैंने बनाई हैं। मिस्टर वे पूछते हैं, तुम्हारा प्लान क्या है? लिन तुओ कहता है, मेरी कंडीशन की वजह से मैं कोई मुश्किल काम नहीं कर सकता, लेकिन मैं पॉपुलर डिजाइन्स बनाना चाहता हूँ जो इनएक्सपेंसिव हों, ताकि यंग पीपल को उनसे फायदा। अंजी के डैड कहते हैं, असल में आप अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप बस अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं कर पाते, मैं ये समझता हूँ। अंजी के डैड रोते हुए कहते हैं, जब मेरी वाइफ अपनी डेथ बेड पर थी तो उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। उस टाइम मैं सोच रहा था मैंने पहले अपनी वाइफ के साथ और टाइम क्यों नहीं स्पेंड किया, लेकिन उस टाइम ये सोचना पॉइंटलेस था। मुझे आज भी उस बात का रिग्रेट है। लिन तुओ के डैड कहते हैं, मैं अक्सर सोचता हूँ कि हम सब पेरेंट्स हैं, लेकिन एक पेरेंट होने का सही मतलब क्या है? अंजी के डैड कहते हैं, हमारा रियल गोल अपने बच्चों को अच्छी तरह से पालना है, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं और अपनी लाइफ शुरू करते हैं तो हमारा सबसे बड़ा गोल ये होता है कि जब वो थक जाएं तो हमारे पास लौट आए। चाहे उन्हें कितनी भी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़े, उन्हें हमारे पास वापस आना चाहिए ताकि हम उन्हें सपोर्ट कर सकें। लिन तुओ के डैड कहते हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब मुझे एहसास होता है कि अंजी के डैड सच में बहुत अच्छे हैं। अंजी के डैड कहते हैं, आपने मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी। मुझे लगता है कि ये फेट है कि हमारे बच्चे मिले, इसलिए हमें हमेशा अपने बच्चों को सपोर्ट करने के लिए तैयार रहना चाहिए। फिर रात में लिन तुओ और लियन अपने रूम में होते हैं जब बाहर भारी बारिश होने लगती है। इसकी वजह से लिन तुओ के वार्ड में तेज हवाएं चलती हैं और विंडो खुल जाती है। हवा से एक फ्लावर पॉट गिर जाता है। आवाज से लिन तुओ और लियन जाग जाते हैं। लियन लिन तुओ को पुकारती है और लिन तुओ कहता है, कुछ नहीं हुआ, बस एक फ्लावर पॉट गिर गया। लियन को फ्लावर के लिए बुरा लगता है तो लिन तुओ कहता है, फ्लावर्स खिलते हैं और फिर मुरझा जाते हैं। लियन कहती है, हम भी यहाँ उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब हम सब गुड बाय कहेंगे। फिर लिन ये घर वापस आता है
और लिनतुओ भी घर पर अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है। लिनतुओ कहता है, तुम्हारे आने की वजह से मुझे भी घर पर रहने का चांस मिला। लिन ये कहता है, कैंटीन का खाना बहुत खराब है, मुझे मॉम के खाने की बहुत याद आती है। फिर लिनतुओ के डैड फिश लाते हैं और कहते हैं, तुम सबको ये फिश ट्राई करनी चाहिए, अंजी के डैड ने मुझे इसे बनाना सिखाया है। जब अंजी फिश ट्राई करती है तो वो कहती है, आपने इसे मेरे डैड से भी बेहतर बनाया है। अंजी फिर लिनतुओ को भी टेस्ट कराती है। फिर लिन ये कहता है, मैं अपना कॉलेज छोड़ रहा हूँ। ये सुनकर सब काफी सरप्राइज होते हैं और रीजन पूछते हैं। लिन ये कहता है, मैं मेडिकल कॉलेज जाना चाहता हूँ, ये मेरा अपना डिसीजन है। मैं मेडिकल कॉलेज जाकर न्यूरोलॉजी पढ़ना चाहता हूँ और फ्यूचर में मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, सिर्फ अपने ब्रदर के लिए नहीं बल्कि सभी ALS पेशेंट्स के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। उसके डैड ये सुनकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, अगर तुम सच में ये करना चाहते हो तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। उसके डैड कहते हैं, मैं तुम दोनों को डॉक्टर बनने के लिए फोर्स करता था क्योंकि लिन फैमिली 3 जनरेशन से डॉक्टर्स पैदा कर रही है और हमारी फैमिली को डॉक्टर लिन के नाम से जाना जाता है। इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि लिन फैमिली का ऑनर खत्म हो जाए। इसीलिए मैं तुम दोनों को मेडिकल कॉलेज जाने के लिए पुश करता था। मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम दोनों के भी अपने ड्रीम्स हैं। लिन ये कहता है, डैड, हमारी लिन फैमिली 4 जनरेशंस तक डॉक्टर्स रहेगी। लिनतुओ भी अपने ब्रदर के लिए बहुत खुश होता है। फिर लियान और लिनतुओ एक साथ बैठते हैं और लियान लिनतुओ से कहती है, अगर मैं तुम्हारी आधी भी स्ट्रांग होती तो मैं आज अकेली नहीं होती। लिनतुओ कहता है, मैं बिल्कुल स्ट्रांग नहीं हूँ, मैं बस आंजी पर ट्रस्ट करता हूँ। फिर लिनतुओ का जन्मदिन होता है और आंजी लिनतुओ को एक ट्रिप पर ले जाती है जिसमें चेन और ही जिंदी भी उनके साथ होते हैं। वो सब एक जगह जाते हैं और आंजी लिनतुओ से पूछती है, तुम्हें यहाँ अच्छा लगा? लिनतुओ कहता है, हाँ। फिर लिनतुओ आंजी से चेन की कंडीशन के बारे में पूछता है। तभी चेन और ही जिंदी टेंट से बाहर आते हैं। चेन ही जिंदी से कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और इस तरह बात करते हुए वो चले जाते हैं। जैसे ही वो जाते हैं, चेन और आंजी एक दूसरे की तरफ इशारा करते हैं, जिससे पता चलता है कि चेन और आंजी ने कुछ प्लान्स बनाए थे। फिर आंजी लिनतुओ से कहती है, मैं तुम्हें यहाँ से भी बेहतर जगह ले जाऊंगी। फिर आंजी लिनतुओ को एक पुराने ट्रेन स्टेशन ले जाती है। लिनतुओ ट्रेन स्टेशन का साइन देखकर कहता है, क्या तुम मुझे ये पुराना ट्रेन स्टेशन दिखाने लाई हो? लिनतुओ बहुत धीरे धीरे बोल रहा होता है क्योंकि अब उसे बोलने में मुश्किल हो रही है। फिर आंजी कहती है, तुम्हें वो दिन याद है जब हम पहली बार मिले थे? लिनतुओ कहता है, हाँ, इंटरव्यू के दौरान तुम्हारा फोन बज रहा था। आंजी कहती है, हाँ, मैं ये देखकर बहुत शॉक्ड हो गई थी कि तुम अचानक मेरे लिए खड़े हो गए। लिनतुओ कहता है, मैंने ब्लेम लिया ताकि तुम अपना इंटरव्यू कंटिन्यू कर सको, लेकिन तुम भी इंटरव्यू से भाग गई। आंजी कहती है, अगर मैं नहीं भागती तो मुझे इतना अच्छा बॉयफ्रेंड कैसे मिलता? लिनतुओ कहता है, ये हमारी डेस्टिनी थी। आंजी कहती है, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें लंच पर ले जाऊंगी, लेकिन तुमने लंच के लिए पे कर दिया। मुझे वो सब कुछ याद है जो तुमने उस दिन मुझसे कहा था। आंजी कहती है, तुमने कहा था कि तुम अपने उस क्लासमेट से बहुत जेलस हो जिसका होम टाउन पहाड़ों में है और कि तुमने कभी स्नो नहीं देखी और तुम स्नो देखना चाहते हो। आंजी लिनतुओ के बगल में बैठती है और कहती है, आज मैं तुम्हें स्नो दिखाऊंगी। तभी स्नो गिरनी शुरू हो जाती है। आंजी लिनतुओ के साथ स्नो में वॉक करती है। लिनतुओ स्नो देखकर बहुत खुश होता है। फिर आंजी लिनतुओ का हाथ उठाती है ताकि वो स्नो फील कर सके। उसके बाद आंजी एक अम्ब्रेला खोलती है और लिनतुओ से कहती है, मैं तुम्हें यहाँ लाई ताकि हम स्नो देख सकें। फिर आंजी लिनतुओ को हैप्पी बर्थडे विश करती है। लिनतुओ आंजी को थैंक यू कहता है। फिर आंजी रोते हुए कहती है, मैं उम्मीद करती हूँ कि हम दोनों एक साथ बूढ़े हों। ऊपर चेन और ही जिंदी उन पर स्नो फेंक रहे होते हैं। ये देखकर ही जिंदी भी इमोशनल हो जाती है। चेन उससे पूछता है, तुम्हें क्या हुआ? ही जिंदी कहती है, अगर मैं एक दिन बीमार हो गई तो क्या तुम मेरा इस तरह ख्याल रखोगे? चेन कहता है, हाँ, मैं तुम्हारा इस तरह ख्याल रखूंगा। फिर रात में वो लिनतुओ का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। सब लिनतुओ को विश करते हैं और वो कहता है, मेरी सारी विशेस पूरी हो गई हैं। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और आंजी के लिए सरवाइव करने की कोशिश करूंगा। ये सुनकर आंजी मुस्कुराती है। लिनतुओ कहता है, मैं आप सबसे बहुत प्यार करता हूँ और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम साथ रहें। चैन कहता है, हम साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। अब वो सब लिनतुओ के साथ कैंडल्स बुझाते हैं। इसके बाद आंजी और लिनतुओ स्काई में स्टार्स को देखते हैं। लिनतुओ आंजी से कहता है, अगर एक दिन मुझे ट्रेकियोटमी यूज करनी पड़ी, जो एक प्रोसीजर है जिसमें पेशेंट को आर्टिफिशियल ऑक्सीजन दी जाती है, तो तुम क्या चाहोगी कि मैं चूज करूं? आंजी कहती है, जो भी तुम चाहो, क्योंकि ये चॉइस सिर्फ तुम ही कर सकते हो। मेरा ड्यूटी तुम्हारी चॉइस को रिस्पेक्ट करना है। लिनतुओ कहता है, मुझे बहुत डर लगेगा। आंजी कहती है,
लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। एक दिन इस दुनिया में सबको गुड बाय कहना पड़ता है। लिंतुओ कहता है, तुम सही कह रही हो, दर कुछ नहीं बदलता और इससे कुछ सॉल्व नहीं होता। आंजी कहती है, ये डिजीज हमारी मिसफॉर्चून है, लेकिन इस दुनिया में और भी बहुत से लोग हैं जो इससे कहीं ज्यादा सफर करते हैं। लेकिन बहुत से लोग इन जैसी चीजों की वजह से हार नहीं मानते और सारे डिफिकल्टीज के बावजूद अपनी लाइफ करेजसली जीते हैं। आंजी लिंतुओ से कहती है, हम डरेंगे नहीं और हम एक साथ एक अच्छी लाइफ जिएंगे। अगर एक दिन तुम मुझे छोड़ गए तो मैं तुम्हारे दिए हुए प्यार के साथ अपनी लाइफ कंटिन्यू करूंगी। फिर सच में स्नो गिरनी शुरू हो जाती है। फिर डैगन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की 36वीं एनिवर्सरी होती है और लिंतुओ को स्पीच देने के लिए इनवाइट किया जाता है। लिंतुओ अपनी स्पीच शुरू करता है और सबको बताता है कि कैसे धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी इस इलनेस की वजह से पैरालाइज हो गई है। लिंतुओ कहता है, मैं सबसे स्ट्रांग नहीं हूं, लेकिन मैं बहुत लकी हूं क्योंकि इस डिजीज के थ्रू मैंने इस दुनिया में मौजूद काइंडनेस और लव को महसूस किया है। लिंतुओ कहता है, मेरे फ्रेंड्स और फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। लिंतुओ की स्पीच सुनते हुए सब बहुत इमोशनल हो जाते हैं। लिंतुओ आगे कहता है, मेरे डैड एक बहुत अच्छे हार्ट सर्जन है और मेरी मॉम एक हेड नर्स है। मेरे पेरेंट्स ने 20 साल मेडिकल सर्विसेज में काम किया, लेकिन जैसे ही मैं बीमार हुआ उन्होंने अपनी जॉब्स छोड़ दी। लिंतुओ कहता है, मेरे डैड अब ALS ड्रग डेवलपमेंट में इन्वॉल्व हैं और मेरी मॉम नर्सिंग होम्स में केयर गिवर्स और फैमिलीज को ट्रेन करती हैं। लिंतुओ एक एक करके बताता है कि सबने ALS पेशेंट्स के लिए क्या क्या किया है। लिंतुओ कहता है, मेरे लीडर्स मिस्टर वी और डैंग यून ALS पेशेंट्स के लिए एक स्मार्ट व्हीलचेयर डिजाइन करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। लिंतुओ कहता है, जीवन चाहे छोटा हो या बड़ा, एक दिन उसे खत्म होना ही है। लिंतुओ अपनी स्पीच का लास्ट पार्ट आंजी को डेडिकेट करता है। लिंतुओ कहता है, तुम्हारी वजह से मैंने डार्कनेस में लाइट देखी। तुमसे मिलना मेरी लाइफ की सबसे लकी चीज है। मुझे पता है कि लव डेथ के खिलाफ नहीं लड़ सकता, लेकिन अगर मेरे पास अभी भी टाइम है तो मैं हमेशा तुम्हारे लिए रहूंगा। ये सुनकर आंजी इमोशनल हो जाती है। सब लिंतुओ के लिए क्लैपिंग करने लगते हैं। लिंतुओ मुस्कुराता है और आंजी को देखता है। फिर हम 2 साल बाद का एक सीन देखते हैं जहां आंजी घर आती है और लिंतुओ को पुकारती है, लेकिन लिंतुओ जवाब नहीं देता। ये इसलिए है क्योंकि लिंतुओ अब ट्रेकियोटोमी की हेल्प से जी रहा है और उसके रूम में उन दोनों की बहुत सारी पिक्चर्स लगी होती हैं। और इसी सैड मोमेंट के साथ ये ड्रामा यही एंड हो जाता है।